चलो क्या पढ़े थे, रिवाइज करें पक्का। चलो टाइम देख लेते हैं कितना टाइम लगता है रिवाइज करने में। 11:14 ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है? एक ऐसा डिसिप्लिन जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लॉन्ग टर्म विजन, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की बहुत सारी डेफिनेशंस दी थी। चैंडलर, लुएक, स्ट्रैटेजीज एंड स्ट्रैटेजीज। ग्लू से चिपक जाता है स्ट्रैटेजी और स्ट्रैटेजीज। ग्लूएक, स्ट्रैटेजी और स्ट्रैटेजी चिपक गए। उसके बाद हैम्ब्रिक, होम इंटरनल एंड एक्सटर्नल। उसके बाद पेन एंड नॉर्म्स, थ्रेड्स, एंड आफ्टर दैट हमारे यूनिक जी माइकल पॉटर। माइकल पॉटर ने तीन बेसिक चीज बताई थी कि यू हैव टू क्रिएट योर मार्केट श्योर मार्केट पोजीशन। दूसरा यू हैव टू ट्रेड ऑफ बाय डिसाइडिंग व्हाट नॉट टू डू। तीसरा यू हैव टू क्रिएट अ फिट बाय अलाइनिंग योर एक्टिविटीज विथ योर ऑब्जेक्टिव्स। दिस वाज डन। उसके बाद हमने क्या था, इसका प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले क्या करते हैं, प्रोसेस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या है, सबसे पहले क्या करते हैं, एनवायरमेंट स्कैनिंग, उसके बाद स्ट्रैटेजी, फिर इम्प्लीमेंटेशन, फिर इवैल्यूएशन। एनवायरमेंट स्कैनिंग में क्या करते हैं, दो चीजें, एक्सटर्नल से अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, और इंटरनल से स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। फिर फॉर्म स्ट्रैटेजी बनाते हैं बाय चूजिंग बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। उसके बाद हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, रिसोर्सेज, ह्यूमन और सारी चीजें इकट्ठा करके। उसके बाद इवैल्यूएट करने के लिए हम वापस से इंटरनल एक्सटर्नल एनालिसिस करते हैं, अपना क्या मेजर करते हैं, परफॉर्मेंस मेजर करते हैं, डेविएशन देखते हैं और फिर करेक्टिव मेजर्स लेते हैं। राइट, न्यू प्रोजेक्ट में हम ये सारे सीक्वेंशियल फॉलो करते हैं और एग्जिस्टिंग में हम इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमें पढ़ा स्ट्रैटेजिक लीडरशिप। लीडरशिप पढ़ा था। लीडरशिप में एक ऐसा लीडर होता है जो अपने सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट करता है फॉर अटेनिंग लॉन्ग टर्म विजन, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होता है स्ट्रैटेजिक लीडर। अब स्ट्रैटेजिक लीडर के कुछ क्वालिटीज होने चाहिए, फंक्शंस होते हैं, रोल्स होते हैं। तो रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ स्ट्रैटेजिक लीडर इज सेट बाय महात्मा गांधी वंस। तो स्ट्रैटेजिक लीडर के फंक्शंस और रोल्स कौन कौन से होते हैं, इट इज सेट बाय महात्मा गांधी वंस। सेट, एस फॉर स्ट्रैटेजिस्ट, ई फॉर एंटरप्रेन्योर, टी फॉर नहीं याद आया, मैं मारती भी हूँ। टैलेंट एडवोकेट, सेट बाय महात्मा, एम फॉर मोबिलाइजर, गांधी, जी फॉर ग्लोबल थिंकर, महात्मा गांधी वंस, ओ से कुछ नहीं है, एन से नेविगेटर, सी से और वेरी गुड, ड्राइवर नहीं, चेंज ड्राइवर। और फिर वंस, ओ एन सी, ई फॉर गार्डियन, एंटरप्राइज गार्डियन। याद है ना, थोड़ा थोड़ा भूल रहे हो लेकिन अब चेंज ड्राइवर नहीं भूलोगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एक जो सीएस होता है वो भी एक स्ट्रैटेजिक लीडर होता है। पहले सीएस को क्या बोलते थे और अब क्या बोलते हैं, केएमपी। सीएस के बहुत सारे काम होते हैं, कॉर्पोरेट एक्टिविटीज भी मैनेज करता है, कंप्लायंस भी देखता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी देखता है, रिस्क मैनेजमेंट भी करता है, बहुत सारी चीजें करता है। तो सीएस के क्या क्या रोल्स होता है, बहुत सारे रोल्स पढ़े थे हमने। सीएस का सबसे पहले होता है एडवाइजरी, फिर मीटिंग्स, उसके बाद कंप्लायंसेस, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन विद स्टेक होल्डर्स। हो गया, इतना ही था, कुछ छूटा क्या? देखो मेमोरी टेक्निक नहीं रहती है तो कोई एक ना एक पॉइंट भूल जाते हैं, मेमोरी टेक्निक रहती है तो सब याद आ जाता है। डिस्क्लोजर एंड रिपोर्टिंग, राइट। उसके बाद अपन ने कंक्लूजन पढ़ा कि सीएस एक तरह का करता धरता होता है, वो सब कुछ करता है कंपनी के लिए। उसके बाद आपका होता है कि सीएस एक स्ट्रैटेजिक लीडर बनने के लिए एक सीएस के अंदर कुछ
क्वालिटीज होनी चाहिए। कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए? ये देखो, ये जनरल नॉलेज की बात है, अगर आप इसको समझ जाओगे ना तो रटने की जरूरत नहीं है, एमसीक्यूज आएगा तो आपको बन जाएगा। क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए सीएस के अंदर स्ट्रेटेजिक लीडर बनने के लिए? उसको नॉलेज होना चाहिए बिजनेस का, नॉलेज होना चाहिए लॉ का, उसके बाद उसके पास कम्युनिकेशन, प्रोफेशनल स्किल्स, लीगल स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स होनी चाहिए, आईटी स्किल्स होनी चाहिए। ही शुड बी सेंसिटिव टुवर्ड्स फीलिंग ऑफ बोर्ड एंड सीईओ। ही शुड बी अपडेटेड विद द करंट चेंजेस, तभी वो बोर्ड को अपडेट कर पाएगा। उसके बाद ही शुड वर्क एंड अचीव कंसेंसस विद मल्टीडिसिप्लिनरी, उसका काम मल्टीपल एरियाज में होता है, दैट इज व्हाई ही शुड बी एबल टू वर्क मल्टीडिसिप्लिनरी, ही शुड बी फ्लेक्सिबल एंड ही शुड बी काम अंडर प्रेशर। ये सारी क्वालिटीज एक सीएस के अंदर होनी चाहिए, तभी वो एक स्ट्रेटेजिक लीडर बन पाएगा। आर वी क्लियर विद दिस? कितना टाइम लगा? 14 में स्टार्ट किए थे, 20 हो रहा है, बस 6 मिनट। सुबह से 2 घंटे में जो पढ़े हैं 6 मिनट में रिवाइज कर लिया, बताओ। गुड, याद है पूरा? कॉन्फिडेंस आ गया? ठीक है। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद न्यू टॉपिक, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। आपको मैं एक बात बता दूं, ये जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है ना, ये ना आपका मॉड्यूल थोड़ा अच्छी तरीके से प्लानिंग यहाँ भी दिया हुआ है और चैप्टर 15 में भी दिया हुआ है, सॉरी चैप्टर 14 में भी दिया हुआ है, 2 जगह दिया हुआ है। तो ये टॉपिक थोड़ा सा यहाँ भी है, इसको हम फिर से चैप्टर 14 में भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा रिलेटेड टॉपिक, ठीक है। तो हमने स्ट्रैटेजिक लीडरशिप पढ़ा। अब स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या होती है? कुछ नहीं, वो जो पूरा प्रोसेस था ना स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का, हमने पढ़ा था ना कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करना है तो सीएस बनना है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करना पड़ेगा। उसके लिए हम पहले एनवायरनमेंट स्कैन करते हैं, फिर हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, फिर हम स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करते हैं, फिर उसको इवेलुएट करते हैं। तो सेकेंड वाला स्टेज कौन सा था? स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो, वही तो है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, अलग नहीं है कुछ। स्ट्रैटेजी प्लानिंग मतलब आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो, दैट इज द स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। और आप जब प्लान कर रहे हो, देखो नॉर्मली प्लानिंग मतलब आप प्लान कर रहे हो, जैसे मान लीजिए कल शादी है तो कल क्या करना है वो प्लान कर रहे हो, दैट इज नॉर्मल प्लानिंग। अब आगे स्ट्रैटेजिक जुड़ गया तो कुछ नहीं ना, समझ जाओ ना, जहां भी स्ट्रैटेजिक जुड़ गया वहां हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? लॉन्ग टर्म के बारे में बात कर रहे हैं। तो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग मतलब लॉन्ग टर्म प्लानिंग, जहां पर अपन लॉन्ग टर्म अपने गोल्स को अचीव करने के लिए स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, एकदम इजी, ठीक है। प्लानिंग के आगे स्ट्रैटेजिक जुड़ गया तो सिंपली वी आर टॉकिंग अबाउट आवर लॉन्ग टर्म प्लानिंग, प्लानिंग मेकिंग स्ट्रैटेजीज फॉर आवर विजन फॉर अटेनिंग आवर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। क्लियर है? पक्का? ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है, एज पर एलिसन एंड काई, काई केई जो भी है व्हाटएवर, एज पर एलिसन एंड केई, एलिसन एंड केई ने स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की डेफिनेशन दी है कि स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या है। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग इट्स स्ट्रैटेजी। मैंने पहले ही बताया है, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में हम क्या करते हैं? स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि अपने गोल्स, विजन, लॉन्ग टर्म गोल्स कैसे अचीव करना है। सो इट मींस डिफाइनिंग इट्स स्ट्रैटेजी और डायरेक्शन, मेकिंग डिसीजंस और एलोकेटिंग रिसोर्सेज टू परस्यू दैट स्ट्रैटेजी। आप स्ट्रैटेजी बनाओ, डिसीजन लो और रिसोर्सेज एलोकेट करो, that is related to, that is meant by strategic planning. It may extend to control mechanism for guiding the implementation of strategy. Strategic planning में हम थोड़ा सा कंट्रोल भी करते हैं कई बार, क्यों? क्योंकि आप बताओ कंट्रोलिंग और प्लानिंग जुड़ा हुआ है क्या? जुड़ा हुआ है, क्यों? क्योंकि ये सर्कल चलता ही जाता है, आपने प्लानिंग किया, इंप्लीमेंट किया, कंट्रोल कर रहे हो, तो जो आप कंट्रोल कर रहे हो उसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हो नेक्स्ट प्लान कैसे बनेगा, है ना। तो प्लान में ही कंट्रोल मैकेनिज्म भी इंक्लूडेड रहता है, सो दैट इज व्हाई इट आल्सो एक्सटेंड टू कंट्रोल मैकेनिज्म, right? Next is the concept of strategic planning gained prominent in strategic management in corporate sector in 1960s and it has maintained its importance in contemporary times too. Contemporary मतलब current, मतलब present times, मतलब यहाँ सिंपली ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ बस इतनी बात बोली गई है कि जो स्टैटिस्टिक्स मैनेजमेंट है वो 1960 के टाइम पे चलता था, आज भी चलता है, तो ये आउटडेटेड नहीं हुआ है, उस समय फॉलो करते थे, आज भी फॉलो करते हैं, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट नहीं उतना। अब ये छोटा सा प्रोसेस है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का साइकिल। हम प्लानिंग कैसे बनाते हैं, प्लान कैसे बनाते हैं? ऊपर हमने क्या पढ़ा था? ऊपर हमने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के प्रोसेस में मैंने आपको बताया था, क्या हम ऐसे ही प्लान बना देंगे? कुछ भी प्लान करने से पहले अपन को क्या करना पड़ता है? और हाँ, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? स्कैनिंग, एनवायरनमेंट स्कैनिंग बोलते हैं।
चेक करना कि क्या चल रहा है, हमारा परफॉर्मेंस कैसा है, हमारा इंटरनल स्ट्रेंथ कैसा है, हमारा परफॉर्मेंस कैसे चल रहा है, बाहर वालों का कैसा है। तो आप इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट स्कैन करते हो। ऊपर भी तो अपन ने पढ़ा था ना स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में कि पहले आप एनवायरनमेंट स्कैन करते हो, उसके बाद आप स्ट्रैटेजी प्लान करते हो, फिर स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करते हो। तो स्ट्रैटेजी प्लान करने से पहले हम एनवायरनमेंट स्कैनिंग करते हैं ना, इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट देखते हैं, स्ट्रेंथ वीकनेस पता करते हैं, अपॉर्चुनिटी थ्रेट पता करते हैं, उसके बाद हम प्लानिंग करेंगे ना कि ऐसे कुछ भी कर देंगे, राइट। सो दैट इज वाई ये जो प्लान होता है, ये वही चीज लिखी है थोड़ी दूसरे तरीके से, है वही चीज जो अपन पढ़े ना कि एनवायरनमेंट स्कैन करेंगे उसके बाद प्लान करेंगे, वही सेम चीज है, थोड़ा लिखने का ढंग अलग हो गया है। तो अब यहां हम बात कर रहे हैं प्लानिंग हम कैसे करेंगे। व्हाट इज द स्ट्रैटेजिक प्लानिंग साइकिल, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, हाउ डू यू डू स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। तो सबसे पहले आप स्ट्रैटेजी किस बेसिस पे बनाते हो, आप स्ट्रैटेजी बनाते हो लॉन्ग टर्म के लिए। तो आपका कुछ दूर का विजन होता है कि मेरे को बेस्ट टीचर बनने का है अगले 5 साल में ऑल ओवर इंडिया के, तो ये मेरा दूर का विजन है, ठीक है। तो मुझे मेरा विजन पता नहीं होगा तो मैं स्ट्रैटेजी कैसे बनाऊंगी। स्ट्रैटेजी किस लिए बनती है, आपके लॉन्ग टर्म जो गोल होता है, जो लॉन्ग टर्म आपका विजन होता है, उसको अचीव करने के लिए हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो अगर वो नहीं पता होगा तो आप स्ट्रैटेजी कैसे बनाओगे। तो सबसे पहले आपको आपका पर्पस, आपका मिशन, आपका विजन पता होना चाहिए। आपका विजन क्या है, आपका विजन है सीएस क्लियर करना है, क्लियर है ना। अगर कंफ्यूज रहोगे सीए करे कि क्या करे, कुछ एक भी कोर्स में एनरोल ही नहीं कर रहे हो, तो अभी तक तो आपका विजन ही फाइनल नहीं हुआ, आप स्ट्रैटेजी कैसे बनाओगे। पहले डिसाइड करो सीएस करना है, सीएस में एडमिशन लो और फिर आप स्ट्रैटेजी बनाओगे ना। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज यू शुड हैव क्लियर माइंड ऑफ योर विजन, योर मिशन, योर पर्पस, ठीक है। सो दिस इज योर स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 इज कि आपको आपका पर्पस, आपका मिशन, आपका विजन पता होना चाहिए, तभी तो प्लान करोगे ना। समझ में आया क्या, एकदम कॉमन सेंस वाली बात है। अब जो लॉन्ग टर्म मिशन होता है ना, उसके बेसिस पे हम छोटे छोटे गोल्स बनाते हैं। जैसे मान के चलो आज हम यहाँ खड़े हैं, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, नहीं मान के चलो आप लोग को 3 साल में, 3 साल में आप लोग को सीएस बनना है। तो ये तो हो गया आपका विजन, कि आपका ये लॉन्ग टर्म गोल है कि अगले 3 साल में आपको सीएस बनना है। अब क्या सिर्फ ये एक ही गोल बनाने से चल जाएगा, और कोई गोल नहीं होता है आपका, छोटा छोटा गोल भी होता है कि अच्छा एक प्लान होता है ना, एक रफ स्ट्रक्चर होता है ना माइंड में। चलो 1 साल में ना एग्जीक्यूटिव का दोनों मॉड्यूल कर लेंगे, और जो बचे कुछ दोनों साल है ना उसमें इंटर्नशिप भी कर लेंगे, और साथ साथ में प्रोफेशनल का ग्रुप्स भी क्लियर कर लेंगे। ये आपका होता है इंटेंशन। मान के चलो आपने ऐसा सोचा कि हाँ ये लॉन्ग टर्म गोल है, उसके लिए आपने छोटे छोटे गोल्स भी तो बनाए। इमीडिएट गोल क्या है आपका, दिसंबर में एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल एक मॉड्यूल क्लियर करना है और जून में एक मॉड्यूल, तो आने वाले 1 साल में आपका एग्जीक्यूटिव का दोनों मॉड्यूल हो जाएगा। तो आपने इस लॉन्ग टर्म विजन के बेसिस पे छोटे छोटे गोल्स बनाए। अब इसके भी छोटे छोटे गोल्स होते हैं, जैसे मान के चलो आपका प्लान है 1 साल में एग्जीक्यूटिव करना है, आपका प्लान होगा 6 महीने में एक मॉड्यूल करना है, और इसके भी छोटे छोटे गोल्स होते हैं कि अच्छा 6 महीने में मॉड्यूल 1 तो करना है, लेकिन मेरे को अगले 2 महीने में कोर्स कंप्लीट करना है, क्लासेस कंप्लीट करनी है, 1 महीने में फर्स्ट रिविजन कंप्लीट करना है, दूसरे महीने में सेकंड रिविजन कंप्लीट करना है। ये भी तो छोटा छोटा प्लान होगा ना। तो आप सिर्फ अपने एक लौते विजन के बेसिस पे आप पूरी स्ट्रैटेजी नहीं बना सकते। स्ट्रैटेजी पूरी लॉन्ग टर्म के लिए होती है ना, मतलब पूरे 3 साल के लिए होती है। अच्छा आप क्या करें, फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर कैसे करेंगे, 3 साल तक क्या करेंगे। तो उसके लिए विजन के बेसिस पे आप छोटे छोटे पर्पस और छोटे छोटे गोल्स बनाते हो। तो दिस इज योर स्टेप नंबर 2, जिसमें आप अपने मिशन के बेसिस पे छोटे छोटे क्या बनाते हो, गोल्स बनाते हो। और फिर गोल्स बन गए, अब बारी है स्ट्रैटेजी बनाने की। गोल्स मतलब आपको कहां पहुंचना है वो आपने देख लिया कि आप यहां खड़े हो और आपको यहां पहुंचना है, दिस इज गोल। स्ट्रैटेजी मतलब आप डिसाइड करोगे कि मैं कौन सा रास्ता फॉलो करके उस गोल को अचीव करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने विजन देख लिया अपना, और उस विजन के बेसिस पे छोटे छोटे गोल्स बना लिए। अब आपकी बारी है स्ट्रैटेजी बनाने की। लेकिन एक सेकेंड सर, स्ट्रैटेजी बनाने के लिए हमें कुछ स्कैन करना पड़ता है क्या। अपना गोल तो सोच लिया, मुझे यहाँ पहुंचना है, मुझे सीएस बनना है। अब आपको देखना पड़ेगा ना, बाहर देखना पड़ेगा सीएस में स्कोप है क्या, सीएस में कंपटीशन है क्या, सीएस का पास परसेंटेज कितना होता है। बाहर वाला एनवायरनमेंट स्कैन करोगे, अपना भी एनवायरनमेंट स्कैन करोगे इंटरनल, कि मेरा क्या स्ट्रांग है, मेरा थ्योरी स्ट्रांग है, मैं ज्यादा देर पढ़ सकता हूँ कि नहीं।
तो अपना इंटरनल स्ट्रेंथ वीकनेस देखोगे, एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स देखोगे, हाँ जी देखोगे। किससे पहले? स्ट्रैटेजी बनाने से पहले। हमेशा ध्यान रखना, हम ऐसे बस ऐसे नींद से उठ के स्ट्रैटेजी नहीं बना देते हैं। स्ट्रैटेजी बनाने से पहले आपको सबसे पहले आपके विजन का नॉलेज होना चाहिए, आपके गोल्स का नॉलेज होना चाहिए, और आप पूरा एनवायरमेंटल स्कैनिंग करोगे एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरमेंट को, उसके बाद ही आप स्ट्रैटेजी बनाओगे। क्लियर है? ये वहां भी पढ़ चुके हैं, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के प्रोसेस में सिमिलर ही है। ठीक है, तो आपको गोल्स का पता चल गया। स्टेप नंबर 3 इज आप इंटरनल इश्यूज को एग्जामिन करोगे, और जब आप अपने इंटरनल इश्यूज को एग्जामिन करते हो तो आपको आपके स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बारे में पता चलता है। उसके बाद आप एक्सटर्नल चीजें एनालाइज करोगे, और जब आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट स्कैन करते हो तो आपको किस चीज के बारे में पता चलता है? बोलो, एनर्जी नहीं है क्या? चिल्ला चिल्ला के बोलो। एक्सटर्नल एनालाइज करने से आपको आपके अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट के बारे में पता चलता है। अब आप उनको एनालाइज करोगे, क्यों पता कि अपॉर्चुनिटी थ्रेट अचार डालने के लिए नहीं, उसको आप एनालाइज करोगे कि इसका मेरे बिजनेस में क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो आपने अपॉर्चुनिटी थ्रेट देख लिया, स्ट्रेंथ वीकनेस देख लिया, फिर आप उसकी एनालिसिस करते हो, उसको हम बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस। कभी सुने हो स्वॉट एनालिसिस? स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट एनालिसिस। ये स्वॉट एनालिसिस बहुत डिटेल में चैप्टर 4 में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आप इन सारी स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट को पता तो कर लिए, उसके बाद फिफ्थ स्टेप इज आप उसको पूरा एनालाइज करोगे। तो ये तीनों बताऊं एनवायरमेंट स्कैनिंग का पार्ट है, ये तीनों एनवायरमेंट स्कैनिंग का पार्ट है। और उसके बाद फिर आपकी बन जाएगी, आप फॉर्मुलेट कर लोगे स्ट्रैटेजी। बोलो, इजी है? बहुत इजी है मैडम। तो इसमें ना आपने समझने के लिए कुछ थोड़ा सा लिख दो, यहाँ पर, यहाँ पर, इसको इसको समझने के लिए अपनी लैंग्वेज में लिखो, जिससे कि आप कभी भी इसको पढ़ो तो आप जो क्लास में समझे हो आपको ध्यान में आ जाए। भले हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, सबसे पहले आपको विजन और मिशन का पता होना चाहिए। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, यही चार हो। देखो, 1 2 3 4, इसको अपनी लैंग्वेज में लिखो समझने के लिए। क्या समझे? अब स्ट्रैटेजी प्लानिंग क्या होता है? स्ट्रैटेजी बनाना। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी बनाने का प्रोसेस है कि आप स्ट्रैटेजी कैसे बनाओगे। आप ये सारे स्टेप फॉलो करोगे तब जाके आप स्ट्रैटेजी बना पाओगे। समझ में आया कि अपन स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं? क्लियर? ओके, तो यही वाली बात यहाँ फिर से लिखी हुई है जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन की कि ऑल्दो द स्ट्रैटेजिक प्लानिंग प्रोसेस में बी यूनिक एज पर द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये थोड़ा हर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, कोई कुछ दूसरा फॉलो कर सकता है, कोई कुछ दूसरा फॉलो कर सकता है। Strategic planning process is modeled in cycle shown above, contains certain steps most commonly followed. थोड़ा बहुत स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का प्रोसेस अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिफर कर सकता है, बट मोस्ट कॉमनली ये स्टेप्स फॉलो होते हैं। पहले आप अपना मिशन बनाते हो, फिर छोटे छोटे गोल्स बनाते हो उस मिशन के बेसिस पे, फिर इंटरनल एनालाइज करते हो तो स्ट्रेंथ वीकनेस पता चलता है, एक्सटर्नल एनालाइज करते हो तो अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स के बारे में पता चलता है, और फिर आप स्वॉट एनालिसिस करते हो एंड देन यू फॉर्मुलेट द स्ट्रैटेजी। बोलो, समझ में आया? अच्छे से पूछूंगी तो बता दोगे? आंसर चाहिए ना मुझे, ऐसे ब्लैंक नहीं चाहिए। और आंसर नहीं दिए तो आप लोगों को मिलेगा फ्लाइंग बॉटल, फ्लाइंग चप्पल भी मिल सकती है। ठीक है। Strategic planning is an iterative process, as a strategic planning process may begin with one mission and end with another. Iterative मतलब never ending, एक प्रकार से कॉन्टिन्यूस लूप में जो होता है ना, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं एक इटरेटिव प्रोसेस है, क्योंकि हो सकता है मान के चलो कि आपने डिसाइड किया सीएस बनना है। ठीक है, आपने उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाई, सब किया, 3 साल में आप सीएस बन गए।
अब जैसे सीएस बन जाओगे एक और नया प्लान उसका आपका जनरेट हो जाएगा कि इंडिया का बेस्ट सीएस बनना है। सीएस बन के आप, ठीक है, बहुत सारे लोग बनते हैं, 70,000 सीएस है आज की डेट पे, 70-80 हजार, तो 70-80 हजार सीएस बने, फिर आप उससे भी ज्यादा चैलेंजिंग टारगेट अपनाओगे कि इंडिया का टॉप मोस्ट सीएस में नाम आना है, टॉप 5 सीएस में नाम आना है, ठीक है, इंडिया का टॉप 5 अर्निंग सीएस बनना है। तो आपका जहां एक स्ट्रैटेजी, एक मिशन कंप्लीट होता है, वहां से आपका दूसरा मिशन चालू हो जाता है। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो चलता ही जाता है, चलता ही जाता है। ठीक है, समझ में आया? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज इटरेटिव प्रोसेस। बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, वेरी लड्डू। क्या बेनिफिट्स मिलते हैं आपको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करने से? फर्स्ट पॉइंट क्या है? जस्ट अ सेकेंड। यस, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग? आप जब प्रॉपर किसी चीज को प्लान करते हो तो वो चीजें ज्यादा अच्छे से एग्जीक्यूट करते हैं। अब आप बताओ, आप कोई चीज प्लान नहीं करो कि कैसे पढ़ना है, कब जब जो मन करेगा कर लेते हैं, जब मन करेगा सो जाते हैं, जब मन करेगा उठ जाते हैं, जब मन करेगा पढ़ लेते हैं, जब मन करेगा टाइम पास कर लेते हैं इंस्टाग्राम में। सो क्या उसमें प्रोडक्टिविटी आएगी? क्या आपका गोल अचीव होगा? नहीं। लेकिन आप जब अपना पूरा दिन प्लान कर लेते हो कि हाँ इतने से इतने समय तक ये करना है, इतने से इतने, तो आप थोड़े, आपका माइंड थोड़ा एक्टिव रहता है कि हाँ मेरे पास इतना ही टाइम है, मेरे को ये करना है। तो आप एंड रिजल्ट पे फोकस करते हो, उसमें आप ज्यादा सीरियसली भी काम करते हो और आपका गोल्स अचीव करने का रिजल्ट अच्छा आता है उसमें, आपका गोल्स अचीव करने का ज्यादा चांसेस होता है। ठीक है, सो अगर आप प्रॉपर प्लान बनाओगे तो प्रॉपर प्लान पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस एंड कैन कंट्रीब्यूट टू ग्रेटर सेंस ऑफ स्कोप प्रोग्रेस अकाउंटेबिलिटी। इससे क्या होता है, प्रॉपर प्लान से क्या होता है, पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस होता है ऑर्गेनाइजेशनल का परफॉर्मेंस और रिजल्ट इंप्रूव होता है। जब आप प्लान करके कोई चीज करते हो तो वो ज्यादा अच्छे से होती है। बोलते हैं ना, बिना प्लान के कुछ कर लो तो वो अच्छे से हो नहीं पाता है। आप कोई चीज प्लान करोगे तो वो टाइमली भी होगा और कोई चीज छूटेगी भी नहीं। नेक्स्ट चीज आपका फोकस रहता है। अगर मैं प्लान नहीं करूंगी आज मेरे को कितना पढ़ाना है, तो मैं एकदम ज्यादा धीरे धीरे पढ़ाऊंगी, मैं कितना भी पढ़ाऊंगी मेरे को ठीक ही लगेगा। लेकिन अगर मेरे को पता है कि मेरे को आज के दिन इतना पढ़ाना है तो मेरा फोकस उस पर रहेगा कि ये टारगेट है मेरा, ये चैप्टर 2 आज कंप्लीट करना है। तो एनी हो वाले 5-10 मिनट 10 मिनट एक्स्ट्रा लगे वो कंप्लीट किए बिना अपन नहीं उठेंगे। तो आपका आपके गोल पे फोकस रहता है। आप प्लान करते हो तो आपको आपका टारगेट पता रहता है, तो उस पर फोकस रहता है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो फोकस रहता है। ठीक है, गुड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग फोर्सेस फ्यूचर थिंकिंग and can refocus and re-energize the disoriented organization। आपको फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए मजबूर करता है और आप लोगों को अपना हर दिन प्लान करना चाहिए, एक भी दिन वेस्ट नहीं करना चाहिए। हर दिन आपका प्लान होना चाहिए, आज में क्या करना है, कितना करना है। हर दिन आपका हर दिन का प्लान होना चाहिए, हफ्ते का टारगेट होना चाहिए, महीने का टारगेट होना चाहिए और दिसंबर तक का टारगेट होना चाहिए एज ए स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज यू शुड बी, नहीं, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग बन जाते हैं। तो कोई चीज का प्लान रहता है ना, तो एक बैकअप प्लान भी रहता है। बैकअप प्लान भी रहता है कि ये वर्कआउट नहीं किया तो ऐसा कर लेंगे, इस रास्ते से आ रहे हैं, ये बंद रहा तो इस दूसरे रास्ते से चल जाएंगे। तो आप प्रॉब्लम को ज्यादा अच्छे सॉल्व कर पाते हो अगर आपके पास प्लान रेडी रहता है, तो नहीं तो आप पैनिक कर जाओगे। तो अगर आपके पास प्लान रहता है ना तो आप क्रिटिकल प्रॉब्लम्स को भी अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। प्लान करते हैं ना तो टीम वर्क रहता है, क्योंकि पहले से सबको पता है क्या काम है, किसका क्या काम है। हम प्लान कर लिए, काम अलॉट कर दिए कि तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है, मेरा ये काम है। तो हमने प्लान कर लिया सब चीज, तो हमारा झगड़ा झंझट नहीं होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा, सबका क्लियर है किसको क्या काम करना है, प्लान क्लियर है, तो हम टीम वर्क भी ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग प्रोवाइड्स एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड अ सेंस ऑफ टीम वर्क एंड प्रमोट लर्निंग, बिल्ड कमिटमेंट अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। एक सेंस ऑफ टीम वर्क डेवलप होता है। उसके बाद कम्युनिकेशन, all stakeholders have an interest in knowing the direction of the organization and how their concentration will fit the overall plan। आप जब प्लान बनाते हो तो आप सारे लोगों को बताते हो, देखो देखो हमारा ये प्लान है, हम ऐसा करेंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन में प्लान बनाता है 10% सेल्स बढ़ानी है, तो हम वो सबको कम्युनिकेट करते हैं कि देखो देखो 10% सेल्स बढ़ानी है, हमारा टारगेट है, उस हिसाब से काम करेंगे। तो वो लोग भी इंटरेस्टेड रहते हैं प्लान को जानने में, और जब वो लोग प्लान को जानते हैं तो फिर वो लोग भी ज्यादा अच्छे से काम करते हैं। So communication in the sense that employees are very much interested in knowing the targets, then only they will perform better, right? Next is greater control। आप कोई चीज प्लान करोगे तो आप ज्यादा अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे। जस्ट लाइक मैंने बताया, मैंने आज प्लान किया था कि मेरे को आज सेकंड चैप्टर कंप्लीट करना है और बाय चांस मैं नहीं कर पाती हूँ, तो मैं ज्यादा अच्छे से एनालाइज कर पाऊंगी ना, गड़बड़ी क्या हुई, उसी को तो कंट्रोलिंग बोलते हैं ना, कि मैं देखूंगी मेरा परफॉर्मेंस कैसा था, अच्छा था कि बुरा। और अगर मेरा कोई प्लान ही नहीं होगा, 10 पेज भी पढ़ा लूंगी, अरे यार बहुत पढ़ा है, अब बहुत पढ़ा है, ऐसा नहीं लगेगा। आप लोग का प्लान रहता है एक चैप्टर कंप्लीट करना है,
और फिर आप एक्चुअल में देखते हो दिन भर में कितना पढ़ा, अरे मैंने तो 2 पेज ही पढ़ा, तब पता चलता है शर्म के मारे आंखें झुक जाती है यार। तो आप अपने आप को बेटर कंट्रोल करते हो, फिर आप सोचते हो नहीं कल अच्छे से पढ़ूंगा, कल टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगी, वो नहीं करूंगी। समझ में आया? तो आपका प्लान नहीं रखा, कंट्रोल कैसे करोगे? कंट्रोल किस बेसिस पे होता है? प्लान के बेसिस पे होता है। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कैन प्रोवाइड एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रेटर कंट्रोल। समझ में आया? ये सारे क्या हैं? बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। वैसे तो इसमें मेमोरी टेक्निक की जरूरत नहीं है, बट स्टिल आई हैव मेड अ मेमोरी टेक्निक, क्योंकि अगर आपको आता है बेनिफिट्स के ऊपर एमसीक्यूज नहीं, ये सारे एमसीक्यूज इजी रहते हैं जो बन जाते हैं। तो मान के चलो बेनिफिट्स, विच ऑफ दिस इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, 3 इसमें से दे देगा, एक कुछ और दे देगा। तो आपको चूज करना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा नहीं है। बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज फिट छत्तीसगढ़। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करने से हमारा छत्तीसगढ़ एकदम फिट रहेगा। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करने से हमारा छत्तीसगढ़ एकदम फिट रहेगा। ये वाहियात लॉजिक है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, वाहियात टेक्निक से याद करने के लिए आपका पहला वर्ड होगा पी, उसके बाद एफ, उसके बाद आई, उसके बाद टी, उसके बाद सी और उसके बाद जी। बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, पी फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, हम प्रॉब्लम ज्यादा अच्छे सॉल्व करेंगे। एफ फॉर फोकस रहेगा, आई फॉर इंप्रूव रिजल्ट, फोकस रहेगा तो अच्छा रिजल्ट आएगा। टी फॉर टीम वर्क, सी फॉर कम्युनिकेशन एंड जी फॉर ग्रेटर कंट्रोल। इजी। तो बेनिफिट ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज फिट सीजी। समझी गई? ओके। कुछ लिमिटेशंस भी है इसके। क्या लिमिटेशन है कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करने में ना बहुत खर्चा हो जाता है, बहुत खर्चा हो जाता है, क्योंकि आप ऐसे कोई भी नहीं कर सकता। आपको एनालिस्ट लोगों को हायर करना पड़ता है, प्रोफेशनल लोग लगते हैं, प्रोफेशनल एनालिस्ट लोगों को आपको हायर करना पड़ता है, उनको पेमेंट वगैरह देना पड़ता है, टाइम बहुत लगता है, टाइम प्लानिंग करने में बहुत टाइम लगता है। तो बहुत सारा टाइम और मनी लग जाता है इसमें, ये एक डिसएडवांटेज है। दूसरा, अगर प्लान ही पुअर बन गया तो उसका इम्प्लीमेंटेशन वेस्ट हो जाएगा। अगर आप पुअर प्लान बनाए तो उसका इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छे से नहीं हो पाएगा, और प्लान ही पुअर बना तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, आप अपना गोल अचीव ही नहीं कर पाओगे। कई बार इम्प्लीमेंटेशन में भी दिक्कत आती है। आपने अच्छा प्लान तो बना लिया, बट जो प्लान बनाया उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो। आपने दिन भर का प्लान तो बना लिया कि चार्जिंग मैनेजमेंट का एक चैप्टर करना है, एफएम का एक चैप्टर करना है, सेबी का एक चैप्टर करना है, प्लान तो बना लिया आपने, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पा रहे हो। जब पढ़ने की बात आती है तो बोलते हो नींद आ रही है, नींद आ रही है, और सो गए गद्दे में पढ़ के। जब पढ़ाई की बात आती है तो नोटिफिकेशन आ जाता है, मैसेज आ जाता है, और फिर आप चेक करने लग जाते हो किसका मैसेज आया, किसका मैसेज आया, फिर गया 1-2 घंटा कहाँ आया पता नहीं चलता है। ठीक है, तो ऐसा होता है। वाई लाफिंग आप? ऐसा होता है आपके साथ, इसलिए हाँ 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 हाँ, तो हम भी गुजरे हुए हैं ना ठीक है और आप तो उस दौर पे होंगे। ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन मतलब सोच तो लिया यार आज तो इतना पढ़ाई करूंगी, इतना पढ़ाई करूंगा, और जब पढ़ने की बात आई तो टाई टाई फिस। उसके लिए आपको अच्छा था ना, कल किए थे। हम्म। एक ऐप आता है फॉरेस्ट ऐप, वो डाउनलोड करना। वो फॉरेस्ट ऐप आप कंसंट्रेशन के लिए होता है, आप जितने देर उसको चालू करोगे वो कंसंट्रेशन होता रहेगा, और बाकी सारे ऐप्स यूज करने नहीं देता है। तो उतनी देर आप फोकस होकर पढ़ाई करोगे। जैसे ही आप कोई और ऐप यूज करने लग जाते हो तो वो बोलता है बंद करो बंद करो बंद करो, वैसा होने लग जाता है वो। नहीं, हाँ ऐसा 2-3 ऐप आता है, वो डाउनलोड करना अगर फोकस की कमी तो, नहीं तो टाइमर लगा के करना, क्योंकि टाइमर लगाते हैं ना माइंड एक्टिव रहता है। जैसे एग्जाम में 3 घंटा मिलता है, पता है ना, तो जल्दी जल्दी करते हैं ना। नहीं तो आपको 10 घंटा देंगे तो वो तो 10 घंटा में भी पेपर नहीं हो पाएगा। तो किसी चीज को डेडलाइन दो ना तो वो ज्यादा अच्छे से चलता है, क्योंकि हमारा ह्यूमन ब्रेन ना प्रोक्रेस्टिनेशन का होता है कि चलना ठीक है 10 मिनट इंस्टाग्राम चला रहे हैं, क्या ही जा रहा है, फिर पढ़ लेंगे ना, ऐसा होता है। बट आप जब अपने आप को डेडलाइन दे देते हो, कोई और डेडलाइन देता है तो वो तो ईजी है। जैसे मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है कि मैं
बुक नहीं बनाती हूँ, ऐसा अरे अब तो क्लास लेनी है, अब तो बुक बनानी ही पड़ेगी। तो वो जब डेडलाइन आता है ना, तो दिमाग का पैनिक मॉन्स्टर जागता है कि अब करना है। तो वो अच्छा है कि आप अगर अपने सारे काम के लिए खुद को डेडलाइन दो कि नहीं यार इसके बाद तो पॉसिबल ही नहीं है, आज तो ये लास्ट टाइम तो करना ही है, तो दिमाग का पैनिक मॉन्स्टर जाग जाता है, नहीं 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 नहीं, अब तो टाइम ही बचा, अब तो जल्दी 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 करो। तो वहां पर क्या है, अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, हम ज्यादा एफिशिएंटली काम करते हैं। तो ये चीज आप करना, अपने आप को डेडलाइन देना। जब भी पढ़ते हो ना, तो बिना टाइम देके मत पढ़ने बैठा करो, टाइम देख के पढ़ने बैठा करो, और हर पेज में देखा करो मेरे को इस पेज में कितना टाइम लगेगा। अच्छा 10 मिनट लग गए, उस पेज में कितना लगा, तो अगले पेज में अगर 15 मिनट लगेगा, तो आप उसको कम करने की कोशिश करोगे, नहीं नहीं ज्यादा कैसे लग गया, मतलब मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था, तो आप वापस आ जाओगे डिस्ट्रैक्शन से। ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन मतलब ये हम लिमिटेशन पढ़ रहे हैं कि प्लान कर लिए, लेकिन अगर सोच तो लिया, ख्याली पुलाव पका लिया, आज स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट पूरा नक्की करके रहेंगे, और जब पढ़ने बैठे तो किसी का दोस्त का फोन आ गया, चल मूवी देखने चलते हैं, और निकल गए, तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया, तो पूरा हो गया गुड़ गोबर हो गया सब। तो इसमें भी आपका जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होता है वो वेस्ट हो जाता है। तो कुछ नुकसान है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के, कॉस्ट लगता है, टाइम लगता है, अगर प्लान अच्छा नहीं बना तो फिर सब कुछ वेस्ट हो जाएगा, प्लान अच्छा बन गया लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं हो पाया तो भी पूरा वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, आराम से खत्म। लास्ट टॉपिक ऑफ द डे एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, अच्छा टॉपिक है, थोड़ा डिफिकल्ट है, ऐसा अभी तक जो चिंदी पिंदी टॉपिक करे थे उससे थोड़ा एक लेवल ऊपर है, लेकिन अच्छा है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और मैंने भी याद है ना, एक भैया बहुत यूनिक है, ऊपर पढ़ा था ना, कौन से भैया यूनिक थे, पोर्टर, माइकल पोर्टर, उन्हीं भैया ने ये कुछ आगे जो आप पढ़ने वाले हैं, एक दो तीन, ये बेसिकली कुछ है नहीं, तीन ही पेज पढ़ना है अपन को, बाकी आगे के जो पेजेस है ना वो पढ़ने के नहीं है, वो रिपीटेटिव चीज है, मैं आपको दिखा दूंगी। तो बेसिकली हमें 3 पेज और पढ़ना है, एक लास्ट टॉपिक पढ़ना है, उसके बाद आप लोगों की छुट्टी, उसके बाद आप लोगों को मुझे नहीं झेलना पड़ेगा। हाँ, मजा आ रही है, इट्स गुड टू हियर फ्रॉम योर स्टूडेंट्स कि पढ़ने में मजा आ रही है, नहीं तो मुझे कोई टॉकेटिव स्टूडेंट्स मिलते हैं ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मन करता है कुछ फेंक दो उसके ऊपर। ठीक है, वैसे आप लोग दो ही लोगों क्या ही बात करोगे। हाँ हाँ, नहीं तो फ्लाइंग सैनिटाइजर भी मिल सकता है। ओके। हाँ, तुम लोग बात करते हो। हाँ मतलब मैं भी सारे साथ साथ फंसे हो जाते हैं, हाँ वैसे ही, लेकिन हम लोग के घर के लिए थे, हम लोग पहला के चल रहा है मैंने किया, बात करके दिखाना, मेरे क्लास में मुंडी फोड़ दूंगी। हाँ, होंगी परेशान, मैं मैडम को बोलूंगी, मैडम इन लोग ना लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे, आप टेढ़ा रास्ता अपनाओ। ठीक है, लास्ट टॉपिक, एक्साइटेड, इसके बाद चैप्टर खत्म। चैप्टर छोटा है वैसे ये वाला, कुछ अभी तक था ही नहीं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ा, उसका प्रोसेस पढ़ा, स्ट्रेटेजिक लीडरशिप पढ़ा, और सीएस एज ए लीडर पढ़ा, और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पढ़ा, बस। और क्या था, इतना ही था। हाँ, मतलब अभी क्लास लेने का ये बेनिफिट है कि याद हो जाएगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सेल्फ स्टडी अपन करते ना समझ लेते, लेकिन ना 2 बार 3 बार रिवाइज भी करते ना तो भी। हाँ हाँ एग्जैक्टली, वही क्लास लेने का ये फायदा है कि आपकी सेल्फ स्टडी की मेहनत इतनी से इतनी कम हो जाती है, जब आप सेल्फ स्टडी करते हो सब सब चीज खुद ही करना पड़ता है, और उसमें भी अपन को ना याद रखने के लिए बहुत ज्यादा रिवीजन करना पड़ता है, इसमें भी अपन रिवीजन करते हैं लेकिन वो कम टाइम में हो जाता है तो जल्दी हो जाता है। ठीक है, डोंट वरी, मैं क्लास में बहुत बार रिवीजन करा दूंगी, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं तो मैं बैंगलोर से वापस आने के बाद भी रिवीजन करा दूंगी, एग्जाम के पहले भी आपका रिवीजन करवा दूंगी, एग्जाम आपका दिसंबर में, अक्टूबर नवंबर में मैं आपका पूरा रिवीजन करवा दूंगी, एक एक घंटा 1-1.5 घंटा लगेगा हर चैप्टर के रिवीजन में, एक एक घंटा में 6 घंटे में 6 चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करें, आर वी गुड टू स्टार्ट। अच्छा, एक फोर्स है, पॉटर्स 5 फोर्सेस, और ये है आपका स्टार मार्क टॉपिक, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पोर्टर्स 5 फोर्सेस, इसको अच्छे से पढ़ के जाना है, इसको छोड़ के नहीं जाना है, वैसे छोड़ के जाने की कुछ भी जरूरत नहीं है, अनलेस एंड अनटिल मैं बोलूं कि ये छोड़ सकते हो तो।
पोर्टर्स फाइव फोर्सेस, ये किसने दिया था? माइकल पॉटर भैया ने। मैंने बताया था नहीं भैया बहुत बार आएंगे, आगे और चैप्टर में भी आएंगे। माइकल पॉटर ने बहुत सारे काम किए हैं, तो यहां भी आएंगे, चैप्टर 4 में भी आएंगे पोर्टर भैया, भूलना नहीं, इनको भूल नहीं जाना रे। बचपन का प्यार भूल जाओ तो भूल जाओ, ये मत भूलना, ठीक है। माइकल पॉटर, दिस टूल वाज क्रिएटेड बाय हार्वर्ड बिजनेस स्कूल प्रोफेसर माइकल पॉटर। इन्होंने हार्वर्ड में पढ़ाया है, हार्वर्ड के प्रोफेसर थे ये। कौन? माइकल पॉटर। Potter's five forces model is an analysis tool that uses five industry forces to determine the intensity of competition in an industry and its profitability level। देखो पॉटर भैया ने क्या बोला, पॉटर भैया ने ये बोला कि हमारा प्रॉफिट कितना होगा। थोड़ा सा इसको इस टॉपिक को थोड़ा आइसोलेटेड करके पढ़ना, ठीक है, ये अपने आप में एक सेपरेट टॉपिक है। माइकल्स फाइव फोर्सेस ये बोलता है कि हम कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं, हमारा प्रॉफिटेबिलिटी कितना होगा, ज्यादा होगा, कम होगा, मीडियम होगा, हमने जितना सोचा है उतना होगा कि ज्यादा होगा, कम होगा, कैसे होगा। तो जब आप अपना क्या प्लान करते हो, अपना जब गोल्स प्लान करते हो, और मेन ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल होता है प्रॉफिट अचीव करना, सबका मेन गोल होता है ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट मेकिंग। तो जब आप प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में सोचते हो अपनी कि मैं कितना प्रॉफिट कमा सकता हूं, या हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो उस केस में माइकल भैया ने बोला कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ये 5 चीजों में डिपेंड करती है। माइकल भैया ने क्या बोला? माइकल भैया ने बोला आपकी प्रॉफिट ये 5 चीजों पे, 5 फोर्सेस पे डिपेंड करती है। और ये फोर्स ना थोड़े ऐसे हैं कि जो दबाव डालते हैं, एक एक करके सारे पढ़ेंगे। तो माइकल भैया ने बोला कि ये जो फोर्सेस जितने ज्यादा होंगे ना, आपका प्रॉफिट उतना उतना कम होगा। और अगर ये बाहर वाले, मतलब समझ लो दिस आर लाइक एक्सटर्नल थ्रेट, एक प्रकार से समझ लो कि ये जो 5 फोर्सेस है ये आपके थ्रेट है, एक्सटर्नल थ्रेट है। अब ये थ्रेट जितना ज्यादा होगा, फोर्सेस जितने ज्यादा होंगे उतना आपका प्रॉफिट कम होगा, और ये फोर्सेस जितने कम होंगे उतना आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो माइकल भैया ने क्या बोला? माइकल भैया ने बोला प्रॉफिटेबिलिटी आपका कितना होगा। तो माइकल भैया ने प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस की, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन का लॉन्ग टर्म गोल होता है प्रॉफिट मेकिंग। तो माइकल भैया ने प्रॉफिटेबिलिटी डिटरमिन करने के लिए 5 फोर्सेस बताए, और इसी को बोला जाता है माइकल्स 5 फोर्सेस, ठीक है। तो इन्होंने 5 फोर्सेस बताए जो इंडस्ट्री के फोर्सेस होते हैं, एक प्रकार से थ्रेट्स होते हैं, जो जितना ज्यादा होगा प्रॉफिटेबिलिटी उतना कम होगा, और ये फोर्सेस जितने कम होंगे प्रॉफिटेबिलिटी उतना ज्यादा होगा। समझ में आया? फोर्थ चैप्टर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और उसमें इतना सारा मैट्रिक्स है, बीसीजी मैट्रिक्स, सेंस ऑफ मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स पढ़ेंगे जब अपन क्लास में कर लेंगे ना, उसके बाद आपको बहुत इजी लगने लग जाएगा, ठीक है। पोर्टर्स भैया ने बोला कि 5 इंडस्ट्री फोर्सेस होते हैं जो डिटरमिन करते हैं, क्या डिटरमिन करते हैं? कंपटीशन कितना होगा और प्रॉफिटेबिलिटी कितना होगा। देखो मैं आपको एकदम एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता रही हूं कि ये फोर्सेस जितने ज्यादा होंगे, फोर्सेस जितने ज्यादा होंगे, आपका कंपटीशन उतना ज्यादा होगा। ऊपर एरो है मतलब ज्यादा होगा, और आपका प्रॉफिटेबिलिटी जितना ज्यादा होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, आपका कंपटीशन जितना ज्यादा होगा और आपका प्रॉफिटेबिलिटी उतना कम होगा। समझ में आया? पक्का? पिंकी प्रॉमिस? नेक्स्ट, अगर ये फोर्सेस कम होंगे तो आपका कंपटीशन भी कम होगा, और अगर कंपटीशन कम होगा तो आपका प्रॉफिट जो है वो ज्यादा हो जाएगा। समझ में आया क्या? ये एकदम बेसिक चीज है, इसको समझ जाओगे ना तो पूरा माइकल का आपको पूरा 5 फोर्सेस समझ में आ जाएगा। क्या आप एक एक करके 5 फोर्स स्टार्ट करें? ठीक है, तो हम 5 फोर्सेस से क्या डिटरमिन करते हैं? हमारा कंपटीशन कैसा होगा और प्रॉफिटेबिलिटी कैसा होगा। फोर्सेस ज्यादा होता है तो कंपटीशन ज्यादा होता है, कंपटीशन ज्यादा होगा तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा ना। मान के चलो अगर हम टूथपेस्ट सिर्फ हम ही अकेले बनाते हैं तो सब हमसे ही खरीदेंगे, तो हमारा प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। ऑन द अदर मान के चलो टूथपेस्ट की 10 और कंपनी खुल गई, तो 10 लोगों का सब टूथपेस्ट खरीदने लग जाएंगे, तो हमारा प्रॉफिट तो कम हो जाएगा ना।
समझ रहे हो? तो फोर्सेस जितने ज्यादा होंगे कंपटीशन उतना ज्यादा होगा, और कंपटीशन जितना ज्यादा होगा प्रॉफिट उतना ही कम होगा, एंड वाइस वर्सा। ठीक है? He identified 5 forces that build competitive environment and have to take away its profitability. उसने बताया कि हम competitive environment को देख के अपनी profitability determine करते हैं, that is one and the same thing. अब ladies and gentlemen, हम आपके सामने पेश करते हैं ये 5 forces. 5 forces है: threat of entry, bargaining power of buyers, threat of substitute, bargaining power of suppliers and industry rivalry. These are the 5 forces. एक एक करके हम इन पांचों फोर्सेस को पढ़ेंगे, बस उसके बाद चैप्टर खत्म. फर्स्ट फोर्स, सेकेंड फोर्स, थर्ड फोर्स, फोर्थ फोर्स, फिफ्थ फोर्स, बस ये 5 फोर्स कर लो. उस ये तो ऐसे ये कॉम्प्लीमेंट्स. उसके बाद ये जो इम्प्लीमेंटेशन है ये सेम है, तो इसके नीचे का जो है इसमें कुछ भी पढ़ने का नहीं है, ये पूरा सेम है. तो बस हमें ये 5 फोर्सेस पढ़ने हैं. दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे. अब स्टार्ट करते हैं. माइकल पोर्टर के 5 फोर्सेस कौन कौन से थे? उससे पहले ये जो स्टार्टिंग में पैराग्राफ है ये पढ़ लेते हैं. दीज 5 फोर्सेस एस्टैब्लिश इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एंड लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन. ये जो 5 फोर्सेस है ये हमारे इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर बताते हैं और लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन बताते हैं. कंपटीशन बताएगा तभी तो हम प्रॉफिटेबिलिटी डिटरमाइन करेंगे ना. नेक्स्ट, द स्ट्रॉन्गर द कॉम्पिटिटिव फोर्सेस, मतलब ये फोर्सेस जितने ज्यादा होंगे उतना प्रॉफिट. हाँ कहा? यही हो ना? पक्का? चिल्ला चिल्ला के बोलो. गुड. फोर्सेस जितने ज्यादा होंगे उतना प्रॉफिट कम होगा. तो यहां पर वही लिखा हुआ है कि स्ट्रॉन्गर द फोर्सेस आर लेस प्रॉफिटेबिलिटी. यही चीज मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखवाया कि फोर्सेस जितने ज्यादा होंगे प्रॉफिटेबिलिटी उतना ही कम होगा. ठीक है? उसके बाद स्ट्रॉन्गर द फोर्स, less profitable it becomes. An industry with low barriers to enter, having not many buyers and suppliers but many substitute of product and competitors will be viewed as highly competitive and thus less attractive due to low profitability. अगर आप एक बात बताओ, अगर एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें लो एंट्री टू बैरियर्स है, लो एंट्री टू बैरियर मतलब कोई भी आ सकता है, कोई भी धंधा कर सकता है. चाय का ठेला बनाना कोई बड़ी बात है क्या? कोई भी खोल सकता है ना. तो लो एंट्री टू बैरियर मतलब कोई भी खोल सकता है बिजनेस. तो कोई भी बिजनेस खोल सकता है तो आपका कंपटीशन बढ़ता जाएगा. ज्यादा बायर्स भी नहीं है, ज्यादा सप्लायर्स भी नहीं है, और ठीक है, और सब्स्टिट्यूट बहुत सारे. सब्स्टिट्यूट मतलब ऑल्टरनेटिव. आप अगर क्लोजअप बेच रहे हो तो सामने वाला क्लोजअप की जगह पेप्सोडेंट खरीद लेगा, पतंजलि खरीद लेगा, कोलगेट खरीद लेगा. सब्स्टिट्यूट बहुत सारे हैं और कॉम्पिटिटर्स बहुत सारे हैं. तो मेरे को एक बात बताओ, इस केस में हमारा प्रॉफिट ज्यादा होगा कि कम होगा? ऑब्वियसली कम होगा. एक तो बायर्स भी कम है, इतने सारे प्रोडक्ट हो गए, टूथपेस्ट इतने सारे ब्रांड खुल गए, सब बढ़ जाएंगे कस्टमर्स, और कोई भी खोल सकता है. लो बैरियर्स टू एंट्री है, तो इस केस में आपके कस्टमर्स बढ़ जाएंगे तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगा. ये वाला ना आगे के पॉइंट्स में भी पढ़ेंगे. इट इज एवरी स्ट्रेटेजिक लीडर्स जॉब टू मेक द असेसमेंट ऑफ कंपनीज कॉम्पिटिटिव पोजीशन. अब ये इस चैप्टर में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये 5 फोर्सेज एनालाइज करना, डिटरमिन करना, कंपटीशन देखना, प्रॉफिटेबिलिटी डिटरमिन करना किसका काम होता है? स्ट्रेटेजिक लीडर का काम होता है, और उसी बेसिस पे हम स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट करते हैं. इसीलिए हम ये वाला टॉपिक जो है इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं. तो ये किसका जॉब होता है? स्ट्रेटेजिक लीडर्स का जॉब होता है. क्या करना? ये पूरा 5 फोर्सेस को एनालाइज करना, कंपटीशन एनालाइज करना, प्रॉफिटेबिलिटी एनालाइज करना. दिस मॉडल इज वेरी वैल्यूएबल इन फॉर्मुलेटिंग फॉर्म द स्ट्रेटेजी. अपन ने पढ़ा ना, जो अपन एनवायरमेंट स्कैनिंग करते हैं ना, ये भी एनवायरमेंट स्कैनिंग का पार्ट है. एनवायरमेंट स्कैनिंग में अपन एक्सटर्नल इंटरनल स्कैन करते हैं ना. अभी आप पढ़ोगे ये कुछ नहीं है, एक्सटर्नल इंटरनल स्कैनिंग ही है. तो दिस इज अ पार्ट ऑफ एनवायरमेंटल स्कैनिंग ओनली विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग द स्ट्रेटेजी. तो ये जो पोर्टर्स का 5 फोर्सेस मॉडल है ना, ये जो पोर्टर्स का 5 फोर्सेस मॉडल है ना, इसको आप किस लिए यूज कर सकते हो? स्ट्रैटेजी बनाने के लिए. इट इज वेरी वैल्यूएबल फॉर फॉर्मुलेटिंग स्ट्रैटेजी. समझी क्या? अच्छे से. ओके आगे बढ़े. ओके, सो द फर्स्ट फोर्स इज थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स. अब मान के चलो मैंने अपने सूरजपुर में कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला, तो मुझे डर नहीं लगेगा?
कि कोई और कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल गई तो बच्चे तो बढ़ जाएंगे, बच्चे तो उतना ही है ना। अगर हम अकेले कोचिंग इंस्टीट्यूट रहेंगे तो पूरा मार्केट हमारा रहेगा, सारे बच्चे हमारे पास आएंगे। और अगर एक और बाजू में कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल गई तो बच्चे बढ़ जाएंगे, आधे वहां जाएंगे आधे यहाँ आएंगे, तो हमारा प्रॉफिट तो कम हो जाएगा ना। तो ये थ्रेट रहता है ना, तो ये एक फोर्स है। अब बताओ, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस जितना ज्यादा होगा मेरा प्रॉफिट उतना कम होगा ना, क्योंकि नए नए लोग आते जाएंगे। तो ये चीज है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, ये एक फोर्स है। यही मैं समझाना चाह रही थी कि इसी तरह के 5 फोर्सेस हैं जो जितने ज्यादा होते हैं प्रॉफिट उतना कम होता है। और यही बोला है माइकल भैया ने, और यही आप एनालाइज करके अपना बिजनेस बनाते हो, ये देख के कि किसमें प्रॉफिटेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा, वही वाला धंधा डालेंगे हम, वही वाला स्ट्रेटेजी बनाएंगे और वही वाला बिजनेस करेंगे। समझ में आया? तो ये हम यूज करते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए। अब यहां पर देखो कुछ बातें लिखी हुई है। दिस फोर्स डिटरमाइंस द ईज ऑफ न्यू एंट्रेंस टू एंटर। ये तो मैंने ऑलरेडी समझा चुका है कि कितना इजीली नए लोग इस धंधे में आ सकते हैं। जैसे अगर मैं एनबीएफसी बनाने की बात करूं, बैंक बनाने की बात करूं, क्या कोई भी मुंह उठा के बैंक बना सकता है क्या? ऐसा होता ना, तो आज जैसे चाय के ठेले लाखों है ना, वैसे बैंक भी लाखों होती। बैंक लिमिटेड है, कोई नई बैंक बहुत रेयरली बनती है, रेयरली। क्यों? क्योंकि बैंकों का बैंक कौन है? देवों का देव महादेव, बैंकों का बैंक आरबीआई। इट इज द एपेक्स बैंक जो बाकी सारे बैंक को रेगुलेट करता है। आपको बैंक खोलनी है, आपको आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ती है, जो कि ऐसे ही नहीं मिलती है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत रिक्वायरमेंट्स होती है, बहुत पैसा होना चाहिए उसके लिए आपके पास। ठीक है, सो द थिंग इज कि अगर आप एनबीएफसी वाले बिजनेस में जाओ, आप बैंक खोलो, तो आपके पास ज्यादा थ्रेट नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी मुंह उठा के नया बिजनेस चालू नहीं कर सकता, तो वहां पर क्या है, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट बहुत कम है। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं बोलूं डोसा की स्टॉल खोलना है, तो वहां तो बहुत रहेगा। हो सकता है मेरे जस्ट बाजू में 2 और डोसा की स्टॉल खुल जाए, तो लोग तो बढ़ जाएंगे ना, आधे लोग उसमें जाएंगे, आधे लोग उसमें, आधे लोग इसमें आएंगे। तो किसी बिजनेस में बहुत थ्रेट होता है, किसी बिजनेस में कम होता है। थ्रेट ज्यादा होगा तो प्रॉफिट कम होगा, थ्रेट कम होगा तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। इफ एन इंडस्ट्री इज प्रॉफिटेबल देन देयर आर हार्डली एनी बैरियर्स टू एंट्री। नहीं, इसका मतलब ये है कि अगर कोई धंधा है जो बहुत प्रॉफिटेबल है, तो उसको ज्यादा से ज्यादा लोग करना चाहते हैं, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग आना चाहते हैं। मान के चलो हमने कोचिंग डाला आज के, हाँ अब देखो एजुकेशन इंडस्ट्री प्रॉफिटेबल है, तो हमने कोचिंग खोली, हमारे बाजू में एक और कोचिंग खुल गई, उसके बाजू में एक और कोचिंग खुल गई। ठीक है, तो कोई इंडस्ट्री जब प्रॉफिटेबल होती है ना, वो उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग एंटर करना चाहते हैं। और वो बात अलग होती है कि एंटर होने से प्रॉफिट कम हो जाता है। यहाँ पर उसको ऑपोजिटली बोला जा रहा है कि अगर प्रॉफिटेबल है तो ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे, एंड अल्टीमेटली ज्यादा लोग के आने से हमारा प्रॉफिट फिर कम हो जाएगा। देयरफॉर विद द एंट्री ऑफ मोर राइवल्स, जैसे ही मोर राइवल्स मतलब कॉम्पिटिटर्स आएंगे, फर्म बिगेन टू compete फॉर अ फिक्स मार्केट शेयर एंड प्रॉफिट स्टार्ट टू डिक्लाइन। मतलब ये दोनों पॉइंट को आप एक साथ पढ़ें। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई इंडस्ट्री प्रॉफिटेबल होती है तो उसमें हार्डली बैरियर्स नहीं होते, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग आते हैं, और जैसे जैसे एंट्री राइवल्स बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आपका प्रॉफिट स्टार्ट टू डिक्लाइन। समझ में आया क्या? पक्का? नेक्स्ट इज हेंस इट इज क्रिटिकल फॉर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन इन अ इंडस्ट्री टू बिल्ड हाई बैरियर्स। आपके लिए अच्छा ये रहेगा कि आप हाई बैरियर्स बिल्ड करो ताकि एंट्रेंस नहीं आए। और ये इंपॉर्टेंट है, आपको इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कब कब ये माना जाता है कि थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस बहुत ज्यादा है, मतलब नए नए लोग आ सकते हैं हमारे धंधे में, हमारा धंधा चौपट करने के लिए, हमारे धंधे में और भी नए लोग आ सकते हैं हमारा धंधा चौपट करने के लिए। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं सर? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फैक्टर्स दिए हुए हैं कि कब थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस बहुत ज्यादा होता है। एक एक करके पढ़ेंगे, इसको समझना है, इसको याद नहीं करना है। आप समझ जाओगे ना तो एमसीक्यू आएगा, एमसीक्यू आएगा तो आप बना लोगे कि थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस इज हाई व्हेन, ऑप्शन में एक ये दे दिया रहेगा और 3 कोई अलग पॉइंट, तो आपको समझ के करना पड़ेगा कि अच्छा ये वाला है। समझ गए ना? तो आपको एमसीक्यू आएगा तो याद करने की जरूरत है नहीं, सब्जेक्टिव होता तो याद करने की जरूरत पड़ती। तो आपको इसको समझना है, ये वाला टॉपिक अच्छे से समझना, नहीं समझ में आएगा तो दोबारा पूछ लेना। सबसे पहले यहां बोल रहा है कि अगर
स्मॉलर कैपिटल लगेगा आपके धंधे में, कोई भी आ जाएगा। किसी धंधे में बहुत कैपिटल लगेगा, स्टील प्लांट लगाना है, कोई भी स्टील प्लांट लगा लेगा, क्या करोड़ों का इन्वेस्टमेंट चाहिए, कोई भी नहीं कर सकता। एक आदमी मिडिल क्लास इंसान सोचेगा तो वो नहीं कर पाएगा उतना, ठीक है। तो स्टील प्लांट लगाना है तो वो बहुत ज्यादा कैपिटल लगेगा, तो सिर्फ जिसके पास उतना पैसा है, जो उतना पैसा लगा सकता है वही वो डालेगा ना, ऐसे कोई भी रोड में घुसते चलते चलते थोड़ी डाल लेगा। तो उसमें एंट्री थ्रेट कम रहेगा। लेकिन ऐसा कोई बिजनेस है जिसमें 100 रुपए डालो चालू कर दो, टीचिंग, आपकी स्किल्स चाहिए, एक क्लासरूम चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, लेकिन कंपेरेटिवली कम इन्वेस्टमेंट लगेगा, कोई भी चालू कर सकता है टीचिंग। सब अच्छे टीचर नहीं होते लेकिन पढ़ा तो सब सकते हैं ना। तो कब कैपिटल लगेगा तो थ्रेट ज्यादा रहेगा, क्योंकि कोई भी आ सकता है। समझ में आ रहे हो? तो हम पढ़ रहे हैं कब कब कौन कौन से सिचुएशन में थ्रेट ज्यादा रहेगा न्यू एंट्रेंट्स का, पक्का। नेक्स्ट इज एग्जिस्टिंग कंपनीज आर नॉट इन्फ्लुएंशियल और डोमिनेंट टू प्रेवलेंट। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मार्केट में प्लेयर्स हैं उनका भी डोमिनेंट पोजीशन नहीं है। जैसे अगर मैं फोन्स की बात करूं तो ऐसा एप्पल, एमआई, रियलमी का कोई डोमिनेंट पोजीशन नहीं है। कोई भी आके उनको रिप्लेस कर सकता है। अगर उनके ही सेम स्पेसिफिकेशंस का फोन उससे कम रेंज में देंगे तो हम वो लेंगे। हम फोन में क्या करते हैं, फोन लेने से पहले हम स्पेसिफिकेशन देखते हैं, कैमरा कितना है, प्रोसेसर कौन सा है, ये कौन सा है, वो कौन सा है, इंटरफेस कौन सा है, सारी चीज देखते हैं, फिर प्राइस देखते हैं कि सेम स्पेसिफिकेशन में जो कम प्राइस में होता है उसको लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं एग्जिस्टिंग फोन की कंपनी की बात करूं तो ऐसा किसी का डोमिनेंट पोजीशन नहीं है। हाँ, एप्पल का लग्जरी में डोमिनेशन है, तो लग्जरी में आपको थोड़ा डर लगेगा एंट्री करने में। अपन उस समय सुबह एग्जांपल लेने में ही डर गए थे। नहीं, लग्जरी में आपको क्या बोलते हैं, एप्पल को लग्जरी फोन लाने में, महंगे फोन लाने में आपको सोचोगे 100 बार। क्यों? क्योंकि एप्पल का डोमिनेंट पोजीशन है। हाँ हाँ हाँ, डिफिकल्ट है, और एप्पल आने ही नहीं देगा किसी को। तो वो ना थ्रेट बना करके रखा है, वो अपना एक डोमिनेंट पोजीशन में आकर रखा है। लेकिन अगर हम सस्ते फोन की बात करें तो ऐसा किसी का कोई डोमिनेंट पोजीशन है नहीं। तो हम इजीली फोन का नया ब्रांड लॉन्च, अभी भी होते हैं नए ब्रांड्स लॉन्च होते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ तो आता ही रहता है, ठीक है। तो फोन का भी हम नया ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर वही बात बोला है कि अगर जो एग्जिस्टिंग ऑलरेडी ब्रांड बन चुका है वो एकदम डोमिनेंट है तो थ्रेट कम रहेगा, नहीं कोई उसका टक्कर देने की सोचेगा नहीं। लेकिन अगर आपका ब्रांड नहीं बना है, आपका डोमिनेंट पोजीशन नहीं बना है मार्केट में, तो कोई भी सोचेगा ना चलो एंटर करते हैं, इसको रिप्लेस करेंगे। समझ रहे हो? तो अगर एग्जिस्टिंग कंपनीज का डोमिनेंट पोजीशन नहीं बना है तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस हाई रहेगा। नेक्स्ट इज सेम, ये सेम है, एग्जिस्टिंग फर्म का अभी तक कोई पेटेंट ट्रेडमार्क नहीं हुआ है तो इसलिए कोई भी उनको कॉपी कर सकता है। अगर आपका पेटेंट ट्रेडमार्क हो गया है तो आपको कोई आसानी से कॉपी नहीं करेगा, उसमें थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट कम हो जाएगा। लेकिन अगर आपका क्या नहीं बना है, पेटेंट ट्रेडमार्क नहीं बना है, तो उस केस में कोई भी इजीली एंटर करने की सोचेगा और थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस हाई रहेगा। थ्रेट मतलब डर, ठीक है। नेक्स्ट इज नो और लिटिल गवर्नमेंट रेगुलेशन। हम ऐसा ही धंधा चाहते हैं जिसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ना हो। चाय का स्टॉल खोलना है, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होगा क्या? खोल, एमडीए चाय वाला, ठीक है। लेकिन मुझे बैंक खोलना है, बहुत गवर्नमेंट इंटरवेंशन होगा, ठीक है, तो डिफिकल्ट है, कोई भी नहीं खोल सकता, गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। कुछ कुछ पेट्रोल पंप कोई भी खोल सकता है क्या? देखियो बहुत सारे पेट्रोल पंप लिमिटेड पेट्रोल पंप्स होते हैं। क्यों? क्योंकि पेट्रोल पंप लेने के लिए आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है और गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, तो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है। तो एक बात बताओ, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होगा तो कम लोग खोलेंगे, तो थ्रेट कम होगा। गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होगा तो कोई भी खोल लेगा चाय का ठेला, तो थ्रेट ज्यादा होगा। नेक्स्ट इज कस्टमर स्विचिंग कॉस्ट इज लो। कस्टमर को फर्क नहीं पड़ता, उसका स्विचिंग कॉस्ट है ही नहीं, वो अभी तक पेप्सोडेंट खरीदता था, आप अब क्लोजअप को पेप्सोडेंट से कम दाम में बेचोगे तो वो क्लोजअप खरीदने लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि कस्टमर्स प्राइस सेंसिटिव होते हैं, उनको जहां कम में मिलता है वो खरीदते हैं। 1 रुपए भी कम में मिलेगा तो वो वहां खरीदेंगे। हम जब ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करते हैं तो 2-3 जगह देखते हैं, जहां सस्ते में मिलता है वहां से ऑर्डर प्लेस करते हैं। सो कस्टमर का स्विचिंग कॉस्ट लो है, मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो यहाँ से ले वहां से ले, स्विचिंग कॉस्ट नहीं है। मतलब अपना ब्रांड चेंज करने में, सप्लायर या जिससे वो खरीदता है वो शिफ्ट करने में, ब्रांड शिफ्ट करने में उसको कोई कॉस्ट नहीं लगेगी। तो अगर उसको कोई कॉस्ट नहीं लगेगी तो वो इजीली शिफ्ट हो जाएगा नए ब्रांड्स में। तो उस केस में ज्यादा से ज्यादा लोग एंटर करेंगे, तो उस केस में जो थ्रेट होगा वो ज्यादा होगा। लो कस्टमर लॉयल्टी, कस्टमर लॉयल नहीं है, रियलमी के कस्टमर्स लॉयल नहीं है, एमआई के कस्टमर्स लॉयल नहीं है, तो वो अगर कोई दूसरा उनको अच्छा ब्रांड मिलेगा तो वो शिफ्ट कर जाएंगे। एप्पल के कस्टमर्स बहुत लॉयल रहते हैं, उन
तो एप्पल के कस्टमर्स बहुत लॉयल रहते हैं। वो 1 करोड़ में बेचे, 2 करोड़ में बेचे, 10 करोड़ में बेचे, वो लेंगे उसको। मेरे को पता है, मैं यूज कर रही हूँ, एक बार हैंग हो चुका है। मैं बोली एप्पल हैंग होगा। मेरे फ्रेंड के पास सैमसंग का टैबलेट है, वो हैंग नहीं होता है। मेरा एक बार पेंसिल खराब हो गई थी। मैं बोली क्या यार, एप्पल लेके भी क्या फायदा। अच्छा, मतलब ओ माय गॉड, ये होती है कस्टमर लॉयल्टी की एक शब्द सुन भी नहीं सकते। ठीक है, मैं कुछ नहीं बोल रही तुम्हारे एप्पल को। ठीक है। लो कस्टमर लॉयल्टी। एप्पल के कस्टमर्स बहुत लॉयल है। एक एग्जांपल हमारे सामने है। ठीक है, एप्पल के कस्टमर्स बहुत लॉयल होते हैं। तो क्या उनको शिफ्ट करना इजी होगा? आप नया ब्रांड बना दो, एप्पल के बराबर का बना दो, सेम इंटरफेस बना दो, नहीं होंगे शिफ्ट, वो एप्पल ही लेंगे। तो उस केस में बैरियर्स कम हो जाएंगे ना। नहीं लोग चाहेंगे उसके मुंह लगना, एप्पल के मुंह लगना नहीं चाहेंगे लोग। ऑन दी अदर हैंड, मैं सस्ता फोन मेरे को बनाना है, एमआई वगैरह को कम्पीट करना है, मेरे को पता है इसके कस्टमर्स लॉयल नहीं है, तो मैं इजीली बना सकती हूँ क्या? मैं सोचूंगी सस्ता फोन बनाने का, सस्ता फोन की ब्रांड बनाने का, तो उस केस में बैरियर्स हाई हो जाएंगे। समझ में आया क्या? समझ में आ रहा है ना? इसको समझ के ही पढ़ना लॉजिकली, तो एमसीक्यू आएगा तो आप बना लोगे। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट आर नॉट एबल टू बी डिफरेंशिएटेड। एग्जाम्पल, कोको कोला, पेप्सी, थम्स अप, सब काले हैं, कोई भी पी लो, मेरे को तो टेस्ट का पता भी नहीं चलता। कोको कोला दे दो, पेप्सी, हालांकि तीनों सेम ब्रांड के अंदर होते हैं, लेकिन मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ। मान के चलो फॉर एग्जांपल कोको कोला अलग ब्रांड है, पेप्सी अलग ब्रांड है, अलग कंपनी है, और थम्स अप अलग कंपनी है फॉर एग्जांपल। वैसे ओवरऑल एक ही कंपनी के अंदर ये सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, खरीद लिया था उन्होंने बहुत पहले। तो मेरे को काले से मतलब है, काला काला वाला कोल्ड ड्रिंक चाहिए, लाल वाला नहीं चाहिए फैंटा वैंटा। ठीक है, मेरे को काला वाला कोल्ड ड्रिंक चाहिए। थम्स अप दे दो, कोको कोला दे दो, पेप्सी दे दो, कुछ भी चलेगा। तो यहाँ पर आप प्रोडक्ट को ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, एक ही जैसा तो टेस्ट लगता है, ये लो चाहे ये लो एक ही बात है। डव का शैम्पू यूज करूँ, सनसिल्क का यूज करूँ, दोनों एक ही जैसा लगता है, कोई भी ले लो, जो कम लगेगा वो ले लूंगी, जो सस्ता होगा वो ले लूंगी। समझ में आ रहा है? पानी बॉटल बिस्लेरी ले लो, ये ले लो, एक ही बात है। ठीक है, सो द थिंग इज, इफ यू आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट योर प्रोडक्ट, आपने अलग क्या किया? सेम ही तो है, बस ब्रांड अलग अलग है, आपने कुछ डिफरेंशिएट नहीं कर पाए, तो इजिली न्यू लोग आएंगे, और अगर वो सस्ते में देंगे हमारे कस्टमर्स शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ थ्रेट ज्यादा होगा, क्योंकि आपने कुछ अलग नहीं उखाड़ा। ठीक है, एप्पल ने एक यूनिक ब्रांड बनाया, यूनिक, तो इसलिए उसको थ्रेट कम है, लेकिन आपका कुछ यूनिक प्रोडक्ट है ही नहीं, वही बना रहे हो जो सब बना रहे हैं, तो फिर उस केस में थ्रेट आपका ज्यादा होगा। नेक्स्ट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल कैन बी एफर्टलेसली एक्वायर। इकोनॉमीज स्केल मतलब सस्ता, सुंदर, टिकाऊ, सस्ता में सबसे अच्छा। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब कम रिसोर्सेज में बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करना, मतलब कम रिसोर्सेज में ज्यादा प्रोडक्शन करना, दैट इज इकोनॉमी ऑफ स्केल। और अगर और सारे बिजनेस चाहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो, कम रिसोर्सेज में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो, तो अगर वो चीज इजीली एफर्टलेसली हो पा रही है, तो सबको ही उस बिजनेस में आना चाहेंगे। तो ये सारे फैक्टर्स हैं कि अगर ये सब होंगे तो थ्रेट होगा हाई। कम कैपिटल लगेगा तो थ्रेट हाई होगा, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होगा तो थ्रेट हाई होगा, अगर एग्जिस्टिंग लोगों का ब्रांड नहीं बना है, उनका ट्रेडमार्क वगैरह नहीं बना है, तो थ्रेट हाई होगा, उनका कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट नहीं है तो भी थ्रेट होगा, थ्रेट हाई होगा, उनका कस्टमर्स लॉयल नहीं है तो भी थ्रेट हाई होगा, और कस्टमर का स्विचिंग कॉस्ट लो है तो भी थ्रेट आएगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगा तो भी थ्रेट आएगा। समझ में आ रहा है क्या? इससे आपको एमसीक्यूज आ सकते हैं, समझ जाओगे तो बना लोगे। नेक्स्ट एक फोर्स हो गया हमारा, नेक्स्ट है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर क्या है? एक फोर्स है, और मैंने बताया था ये जो पोर्टर के 5 फोर्स हैं, ये जितने ज्यादा होंगे प्रॉफिट उतना कम होगा। तो ये जो बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर है, ये जितना ज्यादा होगा प्रॉफिट उतना कम होगा। और ये बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर कब ज्यादा होगा? जब ये सारी चीजें होंगी। सप्लायर का बार्गेनिंग पावर की बात कर रहा है, अपने बार्गेनिंग पावर की बात नहीं कर रहा है। मान के चलो अपन जूता बनाते हैं, अपन किसी से लेदर खरीद रहे हैं,
तो अपन जूते का बिजनेस वाले हैं, अपन उससे लेदर खरीद रहे हैं, तो वो सप्लायर हुआ हमारे लिए, उसका बार्गेनिंग पावर कब रहेगा? वो कब अपना अपनी बात चलाएगा? कब बताओ? हाँ हाँ हाँ, सप्लायर्स कम होंगे, वेरी गुड। एक बात बताओ, कोविड आया था तब बहुत जोर शोर से मास्क और सैनिटाइजर बिक रहा था। सैनिटाइजर तो खत्म हो गया था पूरे मार्केट में, मिल ही नहीं रहा था। सेकेंड टाइम पे, फर्स्ट टाइम पे भी एक टाइम आ गया था जब सैनिटाइजर खत्म हो गया था, सारे दुकान वाले खत्म हो गया मैडम, मिलेगा ही नहीं। और कुछ कुछ ऐसे दुकान वाले थे जो सैनिटाइजर रख रखे थे, एकदम महंगे में, डबल प्राइस में सैनिटाइजर बेचे हैं कोविड के टाइम पे, फर्स्ट वेव सेकेंड वेव, दोनों वेव में डबल रेट में सैनिटाइजर बेचे हैं। क्यों अपनी चला रहे हैं? क्योंकि पता है और कहीं नहीं मिलेगा, जाओ मत लो। सही है ना? पता है उनको, कस्टमर को चाहिए भी और कहीं मिलेगा भी नहीं, तो वो झक मार के डबल रेट में लेके जाएगा। तो यहाँ सप्लायर का बार्गेनिंग पावर आया ना, समझे क्या? तो हम यहाँ देख रहे हैं कि बार्गेनिंग, सप्लायर का बार्गेनिंग पावर कब ज्यादा होगा? एक बात बताओ, सप्लायर, अगर हम जूता बनाते हैं, लेदर एक ही सेलर है, एक ही सप्लायर है जो लेदर बेचता है, बहुत कम लोग के पास लेदर बनता है, तो उसके पास ही बस लेदर है, तो वो भाव नहीं खाएगा, डबल रेट में नहीं बेचेगा। और अगर उसका बार्गेनिंग पावर ज्यादा हो गया तो हमें नुकसान नहीं हो जाएगा क्या? हम महंगे में खरीदेंगे ना, तो हमारा कॉस्ट ज्यादा होगा, हमारा कॉस्ट ज्यादा होगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो अगर बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लाई ज्यादा होता है तो प्रॉफिट कम होता है। क्या ये बात प्रूव हो गई? प्रूव हो गई। अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी सिचुएशन में बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लाई ज्यादा होता है। ठीक है, एक एक करके समझ समझ के पढ़ेंगे। देर आर स्मॉल नंबर ऑफ बायर, इक्का दुक्के बायर हैं तो भाव तो खाएंगे ही। अगर हजार, सॉरी, स्मॉल नंबर ऑफ सप्लायर, अगर बहुत सारे सप्लायर हैं, जैसे फ्रूट का स्टॉल, फ्रूट का स्टॉल लाइन से बहुत सारा लगा रहता है, ये बोलता है हम 50 रुपए में बनाना देंगे, तो हम बोलते हैं मत दो, बाजू में हम 20 रुपए में ले लेंगे। ठीक है, तो ऐसा होता है ना कि कोई महंगे में देता है तो हम बोलते हैं मत दो, बाजू से ले लेंगे, और भी तो दुकानें हैं वहां से ले लेंगे। नहीं लेते हैं महंगे में जब हमें किसी चीज का सही रेट पता होता है तो। ऑन दी अदर एंड, अगर सप्लायर कम होंगे तो हमारे पास ऑप्शन नहीं बचा ना, इतू से सप्लायर है उन्हीं से लेना पड़ेगा, तो उनका बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगा। तो सप्लायर कम है लेकिन बायर बहुत सारे हैं, खरीदने वाले बहुत हैं। सैनिटाइजर खरीदने वाले पूरी लाखों करोड़ों की इंडिया की पॉपुलेशन, बेचने वाले बस मेडिकल शॉप्स वाले, वो भी आधी जगह खत्म हो गया था। तो खरीदने वाले इतने सारे, डिमांड बढ़ गई ना, इकोनॉमिक्स में पढ़े हो ना, डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड बढ़ गई, सप्लाई कम है, तो वो लोग अपने आप महंगे में बेचेंगे। तो यहाँ पर सप्लायर्स का बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग होगा। ये सेकेंड वाला पॉइंट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लास्ट में समझाऊंगी। देर आर नॉट मेनी सब्सटीट्यूट ऑफ रॉ मटेरियल, आप जो रॉ मटेरियल खरीदते हो, लेदर हम खरीदते हैं, उसका सब्सटीट्यूट ही नहीं है, मतलब ऑल्टरनेटिव कुछ है ही नहीं, लेदर ही खरीदना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप लेदर की जगह कुछ और खरीद के काम चला लो, तो झक मार के उसी से खरीदना पड़ेगा, तो उसका बार्गेनिंग पावर ज्यादा हो जाएगा। स्कैर्स और यूनिक, यूनिक रिसोर्स है कुछ जो उसी के पास मिलता है, कुछ कुछ ऐसे यूनिक मटेरियल्स होते हैं ना जो बहुत कम। आप लोग बनाते हो? सही में? ठीक है, मैं आऊंगी क्लास के बाद। हाँ, और रेट भी हाई होंगे। डबल। हन हाँ 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 हाँ। ठीक है, पढ़ाई करो, आप अपन चालू करेंगे, ठीक है। सी, कितना बढ़िया एग्जाम्पल दिया उन्होंने, और लाइव एग्जाम्पल है कि स्केर्स है, यूनिक है, नहीं मिलता है इंडिया में, बहुत कम जगह, एक दो, पूरे इंडिया में एक दो सप्लायर है, कितनी बड़ी बात है। तो सोचो ना, 100% हाइक हो गया कि नहीं? 100 हजार का आइटम आप 2000 में बेच रहे हो, मतलब डबल हो गया, मतलब 100% ज्यादा किसको बोलते हैं? सोचो। तो ये क्या हो गया, सप्लायर का क्यों बार्गेनिंग पावर आया? हाँ,
तो वो महंगा बिकता होगा। और आपको, हाँ, अब मेकअप मेकअप ट्यूटोरियल क्लास के बात करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका कि स्केर्स रिसोर्सेज होता है। आपको लिपस्टिक का प्रोडक्ट बहुत स्केर्स मिलता है, यूनिक है, उसको पता है मेरे पास ही मिलेगा और किसी के पास तो मिलेगा नहीं, घूम फिर के यही चाहेंगे। तो वो बार्गेनिंग पावर उसका ज्यादा हो जाएगा, वो हमें महंगे में बेचेगा, हमें नुकसान हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ स्विचिंग सप्लायर इज हाई। कॉस्ट ऑफ स्विचिंग सप्लायर मतलब मान के चलो आप अपना मेकअप का प्रोडक्ट जो भी होता है आपका एक ही सप्लायर से लेते हो, तो उससे आपने एग्रीमेंट कर लिया कि भैया हम बल्क में लेते हैं, हर बार आप ही से लेते हैं, परमानेंट आप हमारे सप्लायर हो, हमें परमानेंट बेचना, हम सिर्फ आप ही से खरीदेंगे और किससे नहीं खरीदेंगे, तो हमें सस्ते में देना। तो वो मान गया। अब मान के चलो आपने अग्रीमेंट कर लिया 5 साल का कि हम 5 साल तक ये जो प्रोडक्ट हम खरीदते हैं आप ही से खरीदेंगे और किससे नहीं खरीदेंगे। तो अब, और अगर हम किसी और से खरीदे तो 5 करोड़ की पेनाल्टी ठोक देना। तो अब क्या आप स्विच कर सकते हो अपना सप्लायर? नहीं कर सकते। आपने उसके साथ अग्रीमेंट कर लिया 5 साल का कि मैं स्विच नहीं करूंगी, और अगर किया तो 5 करोड़ की पेनाल्टी भरूंगी। कौन भरेगा 5 करोड़ की पेनाल्टी? यहाँ आपका कॉस्ट ऑफ स्विचिंग सप्लायर बहुत हाई हो गया है, तो आप नहीं करोगे, और थोड़े टाइम के बाद हो सकता है वो भाव खाने लग जाए, क्योंकि उसको पता है कहीं जाने वाले तो है नहीं, अग्रीमेंट कर रखे हैं, यही फंस गए हैं, तो फिर वो भाव खाने लगेगा, कम कम प्रोडक्ट देगा, महंगे में देगा, तो उस केस में उसका बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगा, जब उसको पता है कि ये लोग स्विच कर ही नहीं सकते, मेरे से ही लेंगे। समझ रहे हो बात को? तो ये समझ में आया क्या कि बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर कब कब ज्यादा होगा। एक पॉइंट बचा है इसमें, सेकेंड वाला जो बोलता है सप्लायर तो ज्यादा इन नंबर है, लेकिन देर इज अ थ्रेट ऑफ फॉरवर्ड इंटीग्रेट। इसका क्या मतलब है? थ्रेट ऑफ फॉरवर्ड इंटीग्रेट। फॉरवर्ड इंटीग्रेट का मतलब, मान के चलो कि ये मान के चलो हम लोग शू मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है, हम लोग शू बेचते हैं। अब शू किससे बनता है? लेदर से। लेदर किससे आता है? एनिमल से आता है ना, एनिमल से, जानवरों की स्किन वगैरह से बनता है लेदर, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ कि ये हम हैं, ये हमारे सप्लायर हैं, और ये हमारी पाड़ी हो रही है। सुने हो ना? नहीं सुने हो? पारी हो रही है, बस पारी हो रही, सुने हो ना? हाँ, नहीं सुने होते तो मैं ऐसे गोली मार लेती। इसी जमाने के बच्चे हो ना? हाँ, मैं भी इसी जमाने की टीचर हूँ। ठीक है, पुराने जमाने की टीचर नहीं हो। हाँ, ठीक है। तो ये हो गया, ये हमें शू मैन्युफैक्चरर, ये हमारे सप्लायर है जो हमें लेदर सप्लाई करते हैं। अब क्या हुआ, सप्लायर तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर हम ज्यादा भाव खाएंगे ना, हम बोलेंगे नहीं इतने में दो उतने में दो, तो वो बोलेगा चुपचाप से जितने में दे रहा हूं उतने में ले लो, वरना हम खुद ही शू मैन्युफैक्चर करना चालू कर सकते हैं और आपके कस्टमर को हम डायरेक्टली बेच सकते हैं। तो ये क्या धमकी दे रहा है? ये है ओपन धमकी। ये जो सप्लायर था, हम जिससे लेदर खरीदने जाते हैं, भाई देख मैं तेरे को 100 रुपए ज्यादा नहीं दे सकती 1 केजी लेदर का, तो उसने बोला मैडम 100 रुपए, मैं 5,000 से कम में आपको 1 केजी लेदर नहीं बेचूंगा। मैंने बोला भैया 100 से ऊपर तो हम खरीदेंगे नहीं। तो उसने बोला देखो ज्यादा नाका नाकी करो मत, अगर मैं अपने पे आ गया ना, तो मेरे पास इतनी ताकत है कि आज मैं खुद शू बनाना चालू कर दूं और फिर मैं आपके कस्टमर्स को खा जाऊंगा और आपका धंधा चौपट हो जाएगा। तो ये जो सप्लायर है ये हमें क्या दे रहा है? ओपन धमकी दे रहा है। और ये जो है ना इसे बोलते हैं फॉरवर्ड इंटीग्रेट। फॉरवर्ड मतलब एक स्टेप आगे चल जाऊंगा। एक स्टेप आगे मतलब जैसे एनिमल से कई लोग लेदर निकालते हैं, फिर लेदर से हम शू बनाते हैं, फिर हम शू कस्टमर को बेचते हैं, तो वो बंदा सिर्फ लेदर निकालने का काम करता था, एक स्टेप और आगे आने की धमकी दे रहा है, थ्रेट दे रहा है, फॉरवर्ड इंटीग्रेट बोल रहा है मैं फॉरवर्ड इंटीग्रेट कर लूंगा, आप शू बनाते हो ना, मैं शू बनाना चालू कर दूंगा। हमारा सप्लायर बोल रहा है मैं शू बनाना चालू कर दूंगा, आप अगर मेरे से नहीं खरीदे 5,000 में, तो फिर आपको झक मार के उससे 5,000 में खरीदना पड़ेगा कि ये भी मार्केट में उतर आया है, इसको तो मेरे कस्टमर्स के बारे में पता है, मेरा धंधा तो पूरा चौपट हो जाएगा। आप उससे झक मार के 5,000 में खरीदोगे तो उसका बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग हुआ कि नहीं? तो जब वो फॉरवर्ड इंटीग्रेट की धमकी देता है कि मैं आपका धंधा चालू कर दूंगा, मैं एक स्टेप और आगे बढ़ दूंगा, अभी तक सिर्फ मैं लेदर बनाता था, लेदर तो मैं बनाता हूँ, मेरे पास रॉ मटेरियल भी है, मैं खुद ही जूता बनाना चालू कर दूंगा, फिर तुम्हारा धंधा चौपट। तो जब वो ऐसा धमकी देता है ना, तो उसके पास बार्गेनिंग पावर आ जाता है, तो उस केस में बार्गेनिंग पावर सप्लायर का बढ़ जाता है और हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है। तो बार्गेनिंग पावर सप्लायर का कब बढ़ जाता है? जब मार्केट में बहुत बहुत कम सप्लायर है,
दूसरा, सप्लायर तो ज्यादा है बट वो धमकी दे रहे हैं ऑफ फॉरवर्ड इंटीग्रेट। तीसरा, बहुत ही सब्स्टिट्यूट नहीं है उस रॉ मटेरियल का, कुछ भी लेदर उसी के पास मिलता है, वो प्रोडक्ट उसी के पास मिलता है, यूनिक प्रोडक्ट है, और कॉस्ट ऑफ स्विचिंग सप्लायर इज वेरी हाई। लास्ट एग्जांपल आपने अग्रीमेंट कर लिया था वो वाला, समझ में आया क्या? मजा आ रहा है? दो हो गया, बस तीन बचा है छोटे छोटे। थर्ड इज बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर। कई बार हमारे बायर अकड़ू बन जाते हैं, उनका भी बार्गेनिंग पावर बन जाता है। मैंने बोला ये बॉटल 100 रुपए की है, कस्टमर ने बोला 50 रुपए में दो, मैंने बोला नहीं दूंगी, 100 रुपए में दूंगी। 50 में क्यों दूं? 50 रुपए कम कौन करता है? 50% कम। ठीक है, तुम्हारे मामा चाचा फूफा ताऊ की दुकान नहीं है जो हम 50% कम कर देंगे। लेकिन कई बार ना बायर ना एकदम बार्गेनिंग पावर आ जाता है उसके पास। आप लोग बार्गेनिंग करते हो? करते हो? करते हैं अपन बार्गेनिंग किसी भी दुकान में? नहीं भैया कम कर दो ना, थोड़ा तो कम कर दो। कॉमर्स वाले हैं, थोड़ा तो नहीं भैया कम कर दो ना यार, बहुत ज्यादा है, थोड़ा तो कम कर दो। ठीक है, तो बार्गेनिंग पावर, सब बायर का बार्गेनिंग पावर कब स्ट्रांग होता है? जब वो ऐसे लेके बोलता है दे रहे हो कि जाए। ठीक है, ऐसा कब होता है बताओ? जब बायर्स, नंबर ऑफ बायर कम होंगे तो हम देने में रेडी नहीं हो जाते। अच्छा दीदी ले लो, पता है ना कम बायर्स है और कोई आएगा नहीं खरीदने। तो कौन कौन सी सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें बायर्स का बार्गेनिंग पावर ज्यादा होता है? और एक बात बताओ, हमारे बायर्स का, पहले हम हमारे सप्लायर्स की बात की जिनसे हम रॉ मटेरियल लेते हैं, फिर हम प्रोडक्ट बनाते हैं, हम प्रोडक्ट अपने कस्टमर को बेचते हैं, हमारे बायर्स को। तो हमारे बायर्स का अगर बार्गेनिंग पावर ज्यादा है तो वो हमसे सस्ते में खरीदेंगे, और हमसे सस्ते में खरीदेंगे तो हमारा प्रॉफिट कम नहीं होगा। तो अगर ये वाला थ्रेट ज्यादा है, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर ज्यादा है, तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन है जहां हमारे बायर का बार्गेनिंग पावर ज्यादा होता है। नंबर 1, दे बाय इन हाई वॉल्यूम्स और कंट्रोल मैसिव एक्सेस पॉइंट टू फाइनल कस्टमर्स। बाय इन हाई वॉल्यूम, इसका मतलब हमारा कोई कस्टमर है, लाखों कस्टमर्स आके एक एक रुपए का सामान लेके जाते हैं, वो एक कस्टमर है अकेले करोड़ों का ऑर्डर देता है। तो मेरे लिए वो लाखों अलग अलग कस्टमर जो एक एक रुपए का सामान लेके जाते हैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए वो एक कस्टमर होगा जो मेरे को करोड़ों का ऑर्डर देता है, सबसे बड़ा ऑर्डर देता है। ऐसा होता है ना, जो हमको सबसे बड़ा ऑर्डर देता है वो हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल कस्टमर होता है, ये मोटा ऑर्डर देता है, ये ज्यादा का माल खरीदता है, तो उसको हम जाने नहीं दे सकते। इसको हम थोड़ा डिस्काउंट दे देंगे, कम कर देंगे, वहां उसका बार्गेनिंग पावर ज्यादा होता है। 1 करोड़ का माल खरीद रहा है भाई, मजाक है क्या? हमसे खरीद रहा है, अच्छी बात है। और अगर उसका बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगा ना, धमकी दे सकता है वो, आप दे रहे हो क्या, नहीं तो किसी और से खरीदेंगे जाके, तो हम उसको लूज करना नहीं चाहेंगे उस कस्टमर को। तो यहाँ बताओ, बायर का बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग होगा ना, वो बोलेगा मेरे को कस्टमर कम करो, मैं करोड़ का सामान खरीद रहा हूँ, मेरे को 1 लाख रुपए कम करके दो। समझा? तो यहां अगर वो हाई वॉल्यूम्स में, मतलब ज्यादा क्वांटिटी में अगर परचेस कर रहा है बायर, तो बायर का बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगा, वो सस्ते में लेगा और हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। ठीक है, देर आर ओनली फ्यू बायर्स, एकदम गिने चुने 1-2 बायर्स हैं, तो जो 1-2 बायर्स हैं हम उनको बहुत वैल्यू करेंगे कि तुम तो लो। ठीक है, उसके बाद स्विचिंग कॉस्ट ऑफ कॉम्पिटिटर्स आर लो। जो बायर्स हैं, बाजू बाजू में 2 ग्रोसरी की दुकान है, ये ग्रोसरी की दुकान वाला एमआरपी से ऊपर में तो खैर नहीं बेच सकते, लेकिन एकदम एमआरपी पे बेच रहा है और वो वाला एमआरपी से कम में बेच रहा है, तो आप किससे लोगे? जहां आपको कम में मिल रहा है। तो अगर आप इजीली स्विच कर सकते हो एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट में, एक ब्रांड से दूसरे ब्रांड में, एक कंपनी से दूसरे ब्रांड, एक कंपनी से दूसरे कंपनी में, सो इफ यू कैन इजीली स्विच, तो आपका बार्गेनिंग पावर ज्यादा हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि मैं उस दुकान वाले को बोलूंगी देख मेरे को सस्ते में दे, मेरे को 8 रुपए में दे रहा है क्या, मैं 10 रुपए में नहीं खरीदूंगी, 8 रुपए में देना है तो दो, नहीं तो मैं बाजू वाले से खरीद लूंगी। तो वो मेरे को 8 रुपए में देगा, देगा ना। नहीं तो कई लोग बहुत ढीठ लोग होते हैं जो बोलते हैं अच्छा बाजू वाले से खरीद लो, हमसे मत लो, लेकिन 90% लोग कम में देने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ अगर स्विचिंग कॉस्ट लो है तो कस्टमर बायर धमकी दे सकता है, आप दे रहे हो कि हम स्विच करें, समझ रहे हो, आप दे रहे हो कि हम किसी और से खरीदे, तो इस केस में बायर का बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगा। नेक्स्ट इज दे थ्रेटन बैकवर्ड इंटीग्रेट, इसको मैं लास्ट में समझाऊंगी। देर आर मेनी क्लोज सब्सटीट्यूट, बहुत सारे क्लोज सब्सटीट्यूट है। आप क्लोजअप दे रहे हो क्या, नहीं तो हम पेप्सोडेंट खरीद लेंगे। ठीक है, ठीक है, आप पेप्सी दे रहे हो क्या, नहीं तो हम कोको कोला खरीद लेंगे, एकदम क्लोज सब्सटीट्यूट है, ये दे दो नहीं तो इसमें भी काम चल जाएगा, मत दो, भाव खाते रहो, हम दूसरा उसका सब्सटीट्यूट खरीद लेंगे। उसके बाद बायर्स आर प्राइस सेंसिटिव, वेरी वेरी, और इंडिया में 99% बायर्स प्राइस सेंसिटिव होते हैं। हर किसी को सस्ते में चाहिए, अच्छा आइटम सस्ते में, तो हम कई बार देखते हैं कहीं 1 रुपया भी कम होता है तो हम वहां जाके लेते हैं।
हम सुपर बाजार जाके शॉपिंग करते हैं क्योंकि वहां डिस्काउंट मिलता है, एमआरपी से कम में मिलता है, कुछ ना कुछ फ्री में भी मिल जाता है खूब सारी शॉपिंग करने पे। ठीक है, डी मार्ट एंड ऑल, ये सब में। सो बायर्स प्राइस सेंसिटिव होते हैं, हम सस्ता देखते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट कहीं 10 रुपए का मिल रहा है और कहीं हमें 8 रुपए का मिल रहा है, तो हम 8 रुपए वाला ऑर्डर देंगे, हम 8 रुपए वाला लेके आएंगे, भले 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर और चलना पड़ जाए। तो यहाँ है बायर्स प्राइस सेंसिटिव होते हैं, तो उस केस में बायर्स का बार्गेनिंग पावर रहता है कि हमें तो इतने में ही चाहिए, वो भैया कम में दे रहे हैं, आप कम में दो, नहीं तो हम उससे ले लेंगे। तो अगर बायर्स प्राइस सेंसिटिव होते हैं ना, तो बायर्स का बार्गेनिंग पावर बहुत ज्यादा होता है। जो लोग बहुत ढीठ होते हैं प्राइस को लेकर के, बहुत बार्गेन करते हैं, बहुत ज्यादा बार्गेन करते हैं, और आखिरी में वो जितना बोलते हैं ना उतने पे ही लेके जाते हैं, देखियो ना। तो अगर बायर्स प्राइस सेंसिटिव है, 1 रुपए के लिए प्राइस सेंसिटिव है, तो वो बार्गेन करेगा और बायर का प्राइस बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगा। बायर का बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगा तो हमारे धंधे को क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो ये आप समझ गए। एक लास्ट पॉइंट बचा है, बैकवर्ड इंटीग्रेट। बैकवर्ड इंटीग्रेट में दूसरे एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे मान के चलो, वही वाला एग्जाम्पल, ये एक शू की दुकान थी और ये एक लेदर बेचता था। लेदर की स्पेलिंग क्या होती है, यही होती है क्या? ठीक है, लेदर। अब पहले हम इस शू वाली शॉप की नजरों से देख रहे थे, अब हम इस लेदर वाले शॉप की नजरों से देखेंगे कि ये जो लेदर वाला है, इसका कस्टमर कौन है? शॉप वाला। इसकी नजरों से देखना, अभी हम कौन है? अभी हम लेदर वाले हैं। पहले वाले एग्जाम्पल में हम शू वाले थे, इस वाले एग्जाम्पल में हम लेदर वाले हैं। तो अगर आप लेदर वाले की नजरों से सोचोगे, हम लेदर वाले हैं, हमारा बायर कौन है? शू वाला, क्योंकि वो हमसे लेदर खरीद के जाता है, तो वो हमारा क्या है? बायर। अब एक बात बताओ कि मैं बहुत नाटक कर रही हूँ कि मैं इतने में बेचूंगी, उतने में बेचूंगी, तो वो जो बायर है वो मुझे धमकी नहीं दे सकता, मैडम 100 रुपए में लेदर दे रहे हो कि नहीं? नहीं दोगे, मैं खुद लेदर बनाना चालू कर दूंगा, मैं खुद अपना जो रॉ मटेरियल है वो बनाना चालू कर दूंगा। दिस इज बैकवर्ड इंटीग्रेट। आप पीछे जाते हो, दैट इज बैकवर्ड इंटीग्रेट। एक स्टेप आगे आते हो, दैट इज फॉरवर्ड इंटीग्रेट। समझ रहा है? मतलब आप कौन हो? आप बायर हो। आप जिससे माल खरीदते हो, आप जिससे रॉ मटेरियल लेदर जिससे खरीदते हो, वो अगर ज्यादा नाटक करेगा तो आप उसको बोलोगे, देख भाई 5,000 का 1 केजी लेदर तो मेरे को नहीं पुराएगा, इससे अच्छा मैं खुद ही ना बनाने लग जाऊं, उससे कम में तो अगर मैं खुद ही एनिमल से अगर लेदर निकलने लग जाऊं तो मेरे को उससे कम में पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये धमकी देगा कि आप 100 रुपए में लेदर दे रहे हो क्या, कि हम खुद लेदर बनाना चालू कर दें, हम पीछे जा रहे हैं, अपना रॉ मटेरियल खुद ही बना रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज थ्रेट ऑफ बैकवर्ड इंटीग्रेट। तो कई बार बायर्स जो होते हैं ना, वो बैकवर्ड इंटीग्रेट का थ्रेट देने लग जाते हैं, धमकी। तो ये लेदर वाला क्या सोचेगा, यार ये तो सच में पीछे आके वापस लेदर भी बनाना चालू कर सकता है, तो फिर वो कुछ म्यूचुअल सेटलमेंट करेगा, उसकी बात मानेगा। तो इस केस में बायर का बार्गेनिंग पावर आ जाता है जब वो धमकी देता है और बैकवर्ड इंटीग्रेट। समझ में आया? तो बायर जो है वो पीछे आएगा तो बैकवर्ड इंटीग्रेट की धमकी देगा, और जो सेलर है वो फॉरवर्ड इंटीग्रेट सप्लायर है वो फॉरवर्ड इंटीग्रेट की धमकी देगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान के चलो एक होता है कॉटन। पहले शिप वगैरह से कॉटन बनता है, ठीक है, उसके उससे बनता है, शिप के उससे कॉटन बनता है। तो कॉटन से आप क्या बनाते हो? फैब्रिक बनाते हो। फिर फैब्रिक से आप क्या बनाते हो? शर्ट बनाते हो। ठीक है, मान के चलो अपन कौन है? फैब्रिक वाले। हम हैं फैब्रिक वाले, ये हैं हमारे सप्लायर, और ये हैं हमारे कस्टमर्स। जो शर्ट बनाता है वो हमसे फैब्रिक खरीद के लेके जाएगा, ले जाके शर्ट बनाएगा ना। समझ रहे हो? अब जब हमारे कस्टमर्स यानी हमारे बायर्स का बार्गेनिंग पावर ज्यादा होता है, तो वो धमकी देता है कि मैं पीछे आके फैब्रिक भी बनाना चालू कर दूंगा, दे रहे हो कि नहीं इतने में? ठीक है, मैं फैब्रिक भी बनाना चालू कर सकता हूँ, तो आपको फिर आपका भी धंधा चौपट हो जाएगा। तो ये जो कस्टमर्स है, ये लोग पीछे आने का, बैकवर्ड इंटीग्रेट का क्या धमकी देते हैं। ऑन द अदर एंड में सप्लायर की बात करूं, तो अगर जब सप्लायर का बार्गेनिंग पावर होता है, तो अभी ये सप्लायर कॉटन देता है, कॉटन से बनता है फैब्रिक। सप्लायर बोलेगा कि मैं कॉटन इतने में ही बेचूंगा, इससे कम में नहीं बेचूंगा, और ज्यादा नाटक करेंगे हम तो वो क्या बोलेगा? धमकी देगा हमें, हाँ आप मत खरीदो हमसे,
हम डायरेक्टली कॉटन से फैब्रिक भी बना लेंगे, तो आपका धंधा चौपट हो जाएगा। खरीदो हमसे, नहीं खरीदोगे तो आपका धंधा चौपट हो जाएगा। तो ये जो सप्लायर है वो फॉरवर्ड इंटीग्रेट की धमकी देता है, और ये जो कस्टमर्स होते हैं ये बैकवर्ड इंटीग्रेट की धमकी देते हैं। समझ में आया? और ये जो सप्लायर है, अगर ये फॉरवर्ड इंटीग्रेट की धमकी देता है तो उस केस में इसका बार्गेनिंग पावर बढ़ जाता है सप्लायर का, और जो कस्टमर्स है, जो बायर्स है, वो लोग बैकवर्ड इंटीग्रेट की धमकी देते हैं, तो बायर्स का बार्गेनिंग पावर बढ़ जाता है। समझ में आया क्या? थ्रेट ऑफ बार्गेनिंग इंटीग्रेट। क्या आपको ये समझ में आया कि बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर कब कब ज्यादा होता है? इजी लिंक कर पा रहे हो प्रैक्टिकल लाइफ से? ठीक है, ये हो गया। अब लास्ट के तो बहुत ही इजी है, 2 लाइन के। मेन जो अपना 3 था वो अपना हो गया है। उसके बाद लास्ट है थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट। ये वही सिमिलर पॉइंट है, कुछ नया नहीं है इसमें। सब्सटीट्यूट यानी एक के बदले दूसरा, एक के बदले दूसरा। आप पानी दे दो, आप किनले दे दो, नहीं तो हम बिस्लरी खरीद लेंगे। ठीक है, जैसे कोल्ड ड्रिंक का सब्स्टिट्यूट है वाटर। ठीक है, आप कोल्ड ड्रिंक दे दो, नहीं तो हम पानी भी पी लेंगे। कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है कि कोल्ड ड्रिंक ही पीना है। तो जब आपको थ्रेट रहता है, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट मतलब इजीली कोई भी आपका रिप्लेसेबल प्रोडक्ट बना सकता है, कि आपकी जगह लोग दूसरा खरीदने लग जाएंगे। दैट इज थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। 2 लाइन का है। दिस फोर्स इज स्पेशली थ्रेटनिंग व्हेन बायर्स कैन इजीली फाइंड सब्स्टिट्यूट। ये थ्रेट कब होता है? व्हेन बायर्स कैन इजीली फाइंड सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स, कि अगर ये नहीं तो दूसरा, वो नहीं तो तीसरा, विद अट्रैक्टिव प्राइस एंड बेटर क्वालिटी, उसी प्राइस में बेटर क्वालिटी में। व्हेन बायर्स कैन स्विच फ्रॉम वन प्रोडक्ट टू सर्विस टू अनदर विद अ लिटिल कॉस्ट। ठीक है। For example, if a company supplies a unique software product that automates data related to human resource record, the buyer or client may substitute the software, either making the manual or outsourcing it. देखो, होता क्या, आपको सॉफ्टवेयर दे रहे हो, वो सॉफ्टवेयर बहुत महंगा है और हमें वो नहीं पुरा रहा है, हमें नहीं खरीदना इतना महंगा सॉफ्टवेयर। तो हम उसको ऑल्टरनेटिव्स भी तो देख सकते हैं ना। हम ये काम सॉफ्टवेयर नहीं खरीद के ये काम किसी और को दे देते हैं, आउटसोर्स कर देते हैं, या फिर मैनुअल कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर खरीदने की क्या जरूरत है? हम ऑल्टरनेटिव देखेंगे ना। समझ में आया? तो इस केस में एग्जाम्पल है ये, कि अगर सब्सटीट्यूट ज्यादा रहता है तो फिर लोगों को थ्रेट रहता है। समझ में आया? लास्ट, राइवलरी अमॉन्ग एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स। लड़ाई, राइवलरी मतलब लड़ाई। वन प्लस आईफोन, वेरी गुड एग्जाम्पल। लड़ाई, रीबॉक, नाइके। लड़ाई, लड़ाई मतलब जब दो बहुत डोमिनेंट डोमिनेंट एकदम, डोमिनोज, पिज्जा हट। हाँ, पाकिस्तान डोमिनेंट नहीं है, पाकिस्तान कुछ भी नहीं है इंडिया के सामने। ठीक है, डोमिनोज, पिज्जा हट, डोमिनोज, मैकडी, एयरटेल, रिलायंस। राइवलरी अमॉन्ग एग्जिस्टिंग कंपिटिटर्स, राइवलरी अमॉन्ग एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स, जब दो लोग के बीच में एकदम टक्कर की लड़ाई होती है। जियो एंड एयरटेल, मस्त टक्कर की लड़ाई है जी। तो अगर ऑलरेडी चल रहा है कंपटीशन बहुत ज्यादा, तो इस टाइप में ना प्राइस प्राइस कट होता है। जैसे मान के चलो सर्फ एक्सेल और घड़ी, प्राइस कट होता है। आप ऐड देखे होगे 2 रुपए कम में, ऐड देखे हो? वो ना, वो किस लिए करते हैं वो लोग 2 रुपए कम? शौक चढ़ रहा है उनको? नहीं, क्योंकि ये कम करता है तो इसका देखिए देखिए ये लोग भी 1 रुपए कम करते हैं, ये 2 रुपए कम करते हैं, ये 3 रुपए कम करते हैं। इसमें फायदा किसका होता है? कस्टमर्स का। हाँ, हाँ, आइडिया भी थोड़ा थोड़ा हो गया, लेकिन अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन एयरटेल, एयरटेल में इंटर्नशिप करना होगा तो बताना, सोर्स लगवा देंगे। हाँ, लॉयल हो क्या? ओ, फ्री में डेटा नहीं देते हैं लेकिन वो लोग अपने एम्प्लॉयज को फ्री में डेटा नहीं देते हैं। हाँ, 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 ये सब काम नहीं बनता, इम्पर्सनल होता है, फॉर्मल सिलेक्शन होता है, ब्यूरोक्रेटिक। याद आया? ठीक है, चलो लास्ट टॉपिक, उसके बाद चैप्टर खत्म।
राइवलरी अमॉन्ग एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स, जितना ज्यादा कंपटीशन होगा उतना हमें नुकसान होगा ना, कंपटीशन जितना ज्यादा होगा उतना नुकसान होगा। तो इसीलिए हम ये 5 फोर्सेस पढ़ चुके हैं, हमने नहीं देखा ये पांचों फोर्सेस जितने ज्यादा होते हैं प्रॉफिट उतना कम होता है। जब मैं टॉपिक स्टार्ट कर रही थी तब भी मैंने यही समझाया था। जी हाँ, तो राइवलरी अमॉन्ग एग्जिस्टिंग कस्टमर्स इट रेफर्स टू द नंबर एंड स्ट्रेंथ ऑफ कॉम्पिटिटर्स, कितने नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स है और उनका स्ट्रेंथ कितना है, मतलब कितने स्ट्रॉन्ग है वो लोग। एप्पल तो बहुत स्ट्रॉन्ग है यार, तो आपके कितने नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स है और उनका स्ट्रेंथ कितना है। एंड हाउ डज द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कंपेयर विद द कंपनी, उनका प्रोडक्ट का क्वालिटी कैसा है, हमारे प्रोडक्ट का क्वालिटी कैसा है, उसका हम कंपैरिजन देखते हैं। वेयर राइवलरी इज इंटेंस, बहुत ज्यादा राइवलरी है, मतलब एकदम कट टू कट लड़ाई चल रही है एकदम, तो उस केस में कंपनीज अट्रैक्ट कस्टमर विद एग्रेसिव प्राइस कट, वो लोग एग्रेसिव प्राइस कट करते हैं, 1 रुपए कम क्या हम 2 रुपए कम करेंगे, वो 3 रुपए 4 रुपए, देखियो ऐसा प्राइस वॉर चलता है, छोटे छोटे जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना प्राइस वॉर चलता है, वो लोग 1 रुपए, हाँ फिर वो लोग बोलते हैं अब उतने ही दाम में बड़ा पैकेट ऐड देखियो। हाँ 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 हाँ, लेस अब आएगा एक एक्स्ट्रा लेस, ठीक है, लेस और कुरकुरे राइवलरी। तो अगर ऐसा इंटेंस राइवलरी होता है तो प्राइस कट होता है, एग्रेसिव प्राइस कट होता है और उसमें ना बहुत इंपैक्ट होता है मार्केटिंग में। ऑन दी अदर एंड अगर राइवलरी बहुत कम है, राइवलरी इज मिनिमल, मिनिमल मतलब बहुत कम, तो उस केस में प्रोडक्ट जो है डिफ्रेंशिएट होते हैं एंड देयर विल बी मोनोपोली एंड स्टीडी प्रॉफिट। उस केस में आप कंपटीशन नहीं है, जैसे एप्पल का भी तो कोई कॉम्पिटिटर नहीं आया है, तो उसका क्या है, मैनी, हाँ अभी यहाँ ऐसे आतले पातले बहुत सारे छोटे छोटे आए हैं, yippee हो गया और क्या हो गया अच्छा मेरी हंसी बहुत गंदी है, बट द थिंग इज कि मैगी की बात कर लो, बहुत आए बहुत आए बहुत गए, मैगी को कोई रिप्लेस नहीं कर पाया आज तक, कब से चलती आ रहा है, मेरी मॉम भी मैगी खाती थी अपने टाइम पे, तो मैगी कब से चलते आ रहा है, मैगी को कोई रिप्लेस नहीं कर पाया। और सेम गोज विथ एप्पल, लग्जरी ब्रांडेड महंगे फोन्स में एप्पल का कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, तो वो एक मोनोपोली बना करके रखा है लग्जरी फोन्स में, ठीक है। सस्ते फोन जो लोग लेते हैं वो ठीक है, बट जिनको लग्जरी चाहिए वो एप्पल ही प्रेफर करते हैं, जिनको क्लास चाहिए, ठीक है। सो द थिंग इज दैट अगर आपकी राइवलरी कंपटीशन नहीं है तो आप अपने प्रोडक्ट को कुछ अतरंगी यूनिक बता पाओगे, मोनोपोली अटेंड कर पाओगे और आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा क्योंकि राइवलरी कम है, और राइवलरी ज्यादा होगी कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा तो आपका प्रॉफिट अननेसेसरीली कम हो जाएगा। तो ये वाला जो लाइन है ना ये अच्छा है, ये वाला लाइन अच्छा है, ठीक है। उसके बाद दिस फोर्स इज मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ हाउ कॉम्पिटिटिव एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडस्ट्रीज, ऑब्वियसली ये बहुत मेजर इंपैक्ट होता है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए, क्योंकि आप जब कोई भी धंधा चालू करोगे ना कॉम्पिटिटर्स देखते ही देखते हो कि इस धंधे में ऑलरेडी कितने लोग उतर रखे हैं। हाँ 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 कॉम्पिटिटर्स, हाँ कंपटीशन है ही। सो द थिंग इज ये बहुत मेजर डेटर्मिनेंट है कंपटीशन और प्रॉफिटेबिलिटी डेटरमाइन करने का। उसके बाद इन कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री द फर्म हैज टू कंप्लीट एग्रेसिवली फॉर मार्केट शेयर, जब बहुत कंपटीशन होता है ना आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है मार्केट एक्वायर करने के लिए, कि हम क्या ऐसा अलग करें कि लोग उनके पास नहीं जाके हमारे पास आए, ठीक है। तो आपको बहुत एग्रेसिवली मार्केट शेयर के लिए वर्क करना पड़ता है, और जिससे क्या होता है कंपटीशन से लो प्रॉफिट होता है, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, कौन कौन सी सिचुएशन में कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा, कौन कौन सी सिचुएशन में, हमने ये तो पढ़ लिया कंपटीशन ज्यादा होगा तो प्रॉफिट कम होगा, अब हम ये पढ़ेंगे कौन कौन सी सिचुएशन में कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा। नंबर 1, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं तो कंपटीशन तो ज्यादा होगा ही। एग्जिट बैरियर्स आए हैं, एग्जिट नहीं कर सकते, एक बार चालू कर दिया, कोचिंग चालू कर दिया, रेंट बिल्डिंग परचेस कर ली, बोर्ड लगा लिया, प्रोजेक्टर खरीद लिया, एसी खरीद लिया, सारा चीज ये पूरा फर्नीचर में इन्वेस्ट कर दिया, डेस्क बेंच चेयर सब खरीद, कितना इन्वेस्टमेंट कर दिया, खैर ये तो बहुत नहीं, और बड़े बड़े सोचो स्टील प्लांट लगा दिया, कितना मशीनरी प्लांट लगा दी, कितना इन्वेस्टमेंट होता होगा। अब क्या आसान है मुंह मोड़ना, आसान नहीं है, आसान नहीं है, उससे निकलना आसान नहीं है, बोले आप रिलेशनशिप से बाहर निकल जाओ लेकिन उससे बाहर निकलना आसान नहीं हो पाएगा,
ठीक है। सो एग्जिट बैरियर्स बहुत हाई होते हैं, क्यों? क्योंकि एक बार इतना दिमाग लगाने के बाद कोई नहीं चाहता जल्दी से हम बंद करें इसको। तो बंद नहीं करेंगे तो जो आ गए मार्केट में वो कॉम्पिटिटर्स तो रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया, इससे कंपटीशन ज्यादा हो जाएगा। इंडस्ट्री का ग्रोथ स्लो है, इंडस्ट्री का ग्रोथ स्लो है। तो मतलब मान के चलो कि हम कोई इंडस्ट्री की ले लेते हैं, मान के चलो प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर नहीं, कोई इंडस्ट्री ले लेते हैं। कौन सी इंडस्ट्री ले ले? फिजिकल जो बोर्ड्स बनाते हैं, ब्लैक बोर्ड्स, व्हाइट बोर्ड्स। अब सब टेक हो गया है, कोई बोर्ड में नहीं पढ़ाता आजकल, सब प्रोजेक्टर्स में ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के थ्रू पढ़ाते हैं। तो अब जो फिजिकल बोर्ड वाला होगा वो नहीं सोचेगा मार्केट अपना डिक्लाइन हो गया। ठीक है, बहुत कम लोग अब खरीदते हैं। पहले टीचिंग करने के लिए सब बोर्ड खरीदते थे, व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड सब खरीदते थे। अभी आज की डेट पे वो कम हो गया है, लोग डिजिटल बोर्ड खरीदते हैं, एलईडी बोर्ड खरीदते हैं। तो वो कम हो गया है। तो सोचो जो लोग ऑलरेडी उस बिजनेस में होंगे उनके बीच में कंपटीशन बढ़ नहीं गया होगा। क्यों? क्योंकि कस्टमर्स कम हो गए, मार्केट लो है तो कस्टमर कम हो गए। तो जो एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स है उनके बीच में कंपटीशन बढ़ जाएगा ना। समझ रहे हो? तो अगर मार्केट ही लो है तो कस्टमर कम हो गए ना। कस्टमर कम हो गए तो जितने लोग ऑलरेडी उसमें धंधा कर रहे हैं उनके बीच में कंपटीशन बढ़ जाएगा। प्रोडक्ट आर नॉट डिफरेंशिएटेड, आपका भी प्रोडक्ट वही है, उसका भी प्रोडक्ट वही है। डिफरेंशिएशन कुछ यूनिक है ही नहीं। एम आई रियलमी सेम ही है, ये कुछ यूनिक कुछ डिफरेंट है नहीं, सेम ही है, बस नाम अलग अलग दे दिया है चाइना का सब। तो जो कम में होगा वो हम ले लेंगे, तो कंपटीशन बढ़ जाएगा ना। अगर आपका प्रोडक्ट यूनिक नहीं होगा, अगर आपका प्रोडक्ट यूनिक होगा तो आपको कंपटीशन से फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा तो यूनिक है लोग मेरे पास ही आएंगे। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे तो लोग आपके कॉम्पिटिटर के पास शिफ्ट कर जाएंगे और कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा। प्रोडक्ट कैन बी इजिली, सेम है ये दोनों पॉइंट ना, एकदम सेम है। इजिली सब्सटीट्यूटेड मतलब ये नहीं दोगे तो दूसरा ले लेंगे। ठीक है। एंड लास्टली लो कस्टमर लॉयल्टी, कस्टमर लॉयल नहीं रहते हैं तो कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है। सामने वाला सोचता है कि पीने दो पेप्सी, हम कोको कोला 10 रुपए कम कर देते हैं, कोको कोला में शिफ्ट कर जाएगा, वो लॉयल थोड़ी है पेप्सी के लिए। ठीक है। तो अगर कस्टमर्स लॉयल नहीं रहते हैं ना तो उस केस में कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। एप्पल का अभी उतना कोई कॉम्पिटिटर है नहीं क्योंकि उसके कस्टमर्स बहुत लॉयल है। तो ये हम पढ़ रहे हैं कौन कौन सी सिचुएशन में कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। और ये आपको ये पॉइंट्स, ये पॉइंट्स, ये पॉइंट्स, ये पॉइंट्स एमसीक्यू में आ सकते हैं। इसको बहुत अच्छे समझना है आपको। समझ में आया क्या पूरा? अच्छे समझ में आया? समझ के पढ़ना है इसको तभी एमसीक्यू बना पाओगे। ठीक है। अगर ये एमसीक्यू में आता है, मान के चलो आपको आता है कि कंपटीशन कब कब हाई होता है, आपको चूज करना है कंपटीशन कब हाई नहीं होता है। तो मान के चलो आपको एक पॉइंट दे दिया देयर आर सेवरल कस्टमर्स, एक पॉइंट दे दिया एग्जिट बैरियर इज लो, एक पॉइंट दे दिया ग्रोथ इज लो, ग्रोथ इज लो, एक पॉइंट दे दिया प्रोडक्ट आर नॉट डिफरेंशिएटेड। तो क्या चूज करोगे? एग्जिट बैरियर्स आर लो। क्यों? क्योंकि एग्जिट बैरियर्स हाई रहते हैं तो कंपटीशन ज्यादा रहता है, बाकी सारे सिचुएशन में कंपटीशन ज्यादा रहता है। आपको चूज करना है कंपटीशन कब कम रहता है। तो एग्जिट बैरियर कम रहेंगे तो कंपटीशन कम रहेगा। बन जाएगा ना? एमसीक्यू समझ में आया इसमें किस टाइप के एमसीक्यूज आएंगे? पक्का? ठीक है। एंड विद दिस वी आर डन विद माइकल्स 5 फाइव फैक्टर्स विच अफेक्ट योर प्रॉफिटेबिलिटी। और ये फैक्टर्स आप एनालाइज करते हो, अपनी कॉम्पिटिटिवनेस एनालाइज करते हो, कितना कंपटीशन है, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी एनालाइज करते हो और उसी बेसिस पे आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हो। ठीक है, पक्का? एक होता है कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्स क्या होता है? कॉम्बिनेशन। आप ऐसा कर सकते हो, दो दो स्ट्रैटेजी एक साथ अपना लो, बार्गेनिंग पावर और सप्लाई। मतलब आप दोनों को देख रहे हो, कॉम्पिटिटिव बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर भी देख रहे हो, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स भी देख रहे हो। जब एक से ज्यादा फैक्टर्स को आप एक साथ देखते हो तो दैट इज कॉम्प्लीमेंट। हाँ, कॉम्प्लीमेंट में कुछ नया नहीं है। कॉम्प्लीमेंट बोल रहा है इन्हीं सबको मिक्स करके सबको यूज कर लो। हाँ, मतलब जब एक से, जब आप सिर्फ ये लास्ट वाला राइवलरी वाला देख रहे हो तो वो ये वाला हो गया, सिर्फ थ्रेड देख रहे हो तो वो ये वाला हो गया, सिर्फ बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर देख रहे हो तो ये हो गया। अगर आप एक से ज्यादा फैक्टर्स एक साथ दे रहे हो तो वो कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट इंक्रीजेस द डिमांड ऑफ द प्राइमरी प्रोडक्ट विद विच दे आर यूज। अच्छा, रियली सॉरी, मैंने कुछ और ही बता दिया आपको। आई एम रियली सॉरी, आई विल करेक्ट माई सेल्फ। यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट मतलब एक और पॉइंट है छोटा सा। कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे एप्पल, एप्पल का फोन आया, एप्पल का आईपैड आया, आईपैड के साथ उन्होंने पेंसिल लॉन्च की। तो दिस बोथ आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर, जस्ट लाइक शूज एंड शॉक्स आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। आप दोनों को साथ में पहनते हो, शूज के साथ शॉक्स पहनते हो, और आप शूज लेते हो तो सॉक्स तो ले ही लेते हो। बिना सॉक्स के शूज बहुत रेयर पहनते हैं अपन तो।
नॉर्मली हम फॉर्मल शूज पहनते हैं तो हम सॉक्स तो अंदर पहनते ही हैं। तो दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। मतलब अगर आपकी जूते की सेल बढ़ेगी तो आप सॉक्स बनाओगे तो सॉक्स की सेल भी तो बढ़ेगी, और जूते की सेल की वजह से सॉक्स की सेल भी तो बढ़ेगी। अब एप्पल ने आईपैड बनाया, आईपैड की सेल बढ़ी। अब आईपैड आईपैड की सेल बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, पेंसिल भी बना दिया। अब आईपैड के साथ पेंसिल भी बिकेगी। तो दिस आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट। जब एक की वजह से हम दूसरे प्रोडक्ट की भी सेल बढ़ाते हैं ना, दैट इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया? आजकल तो एप्पल्स फोन में चार्जर और ईयरफोन सब मिलना बंद हो गया, अलग से लेना पड़ता है। सब चार्जर भी अलग से लेना पड़ता है, ईयरफोन्स भी अलग से लेना पड़ता है। चार्जर तो खैर, ईयरफोन्स तो आजकल अब धीरे धीरे कॉपी करके। हाँ हाँ और ये क्या बोल रही थी मैं कि पहले चार्जर साथ में आता था, अब हेडफोन्स भी, अब सब अलग लेना पड़ता है आपको। तो यहाँ वो कॉम्प्लीमेंट्स बना रहे हैं और एक की वजह से दूसरा बिक रहा है। कोई फोन खरीद रहा है एप्पल का तो वो एयरपोर्ट्स ही खरीदेगा और एप्पल का चार्जर ही खरीदेगा। ठीक है, सो इससे आप एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो, क्योंकि सब साथ में यूज करेंगे। आप फोन खरीदोगे चार्जर नहीं खरीदोगे क्या बताओ? वो तो झक मार के खरीदना ही पड़ेगा आपको, फोन के साथ चार्जर। अब धीरे धीरे बाकी ब्रांड्स भी कर देंगे ऐसा कॉपी करके। सो द थिंग इज, यू आर कॉम्प्लीमेंटिंग वन योर प्राइमरी प्रोडक्ट विद अदर प्रोडक्ट्स। प्राइमरी प्रोडक्ट क्या है? आईफोन। आईफोन के साथ आप चार्जर दे रहे हो, ईयरफोन दे रहे हो, तो ये सबसे ना आपकी एप्पल की सेल बढ़ेगी। सो दिस इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्स इंक्रीज द डिमांड ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट। आप अगर चार्जर भी दोगे, ईयरफोन्स भी दोगे, तो उससे आपकी आईफोन की डिमांड बढ़ जाएगी। सो इट इंक्रीजेस द डिमांड ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट विच with which they are used, thus increasing firms and industries profit। और आपका ओवरऑल प्रॉफिट तो बढ़ेगा ही। पहले लोग सिर्फ फोन खरीदते थे, अब फोन भी खरीदेंगे, चार्जर भी खरीदेंगे, ईयरफोन्स भी खरीदेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल Amazon प्राइम कॉम्प्लीमेंट्स Amazon। पहले Amazon था, Amazon प्राइम नाम का पहले कुछ होता था क्या? 5-6 साल पहले कब आया प्राइम? 18-19 में जब भी आया होगा प्राइम आया। तो अब लोग अमेजन की वजह से प्राइम नहीं खरीदते हैं, तो प्राइम जो है वो अमेजन को कॉम्प्लीमेंट करता है, और प्राइम की वजह से अमेजन के कस्टमर्स बढ़ रहे हैं। तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट बोलते हैं ना मैडम, ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री, मैडम ये ले लो ये कॉम्प्लीमेंट्री, दैट इज कॉम्प्लीमेंट, एक के साथ दूसरा। जियो टीवी कॉम्प्लीमेंट्स जियो टेलीकॉम। जियो टेलीकॉम आया, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, साथ में जियो टीवी भी ला दिए, जियो फोन भी ला दिए। लो कॉम्प्लीमेंट, जियो आपको उसके साथ डेटा के साथ जियो फोन भी मिलेगा। जियो फोन लोगे तो डेटा सस्ते में मिलेगा। ठीक है, और एज अ रिजल्ट सेल ऑफ बोथ द प्रोडक्ट शॉर्ट अप एज कम्पेयर टू कॉम्पिटिटर्स। और अब जब आप कॉम्प्लीमेंट लाते हो ना, आपका दोनों, आपका सेकेंडरी प्रोडक्ट की वजह से प्राइमरी प्रोडक्ट दोनों का सेल बढ़ जाता है, और आप अपने कॉम्पिटिटर से अच्छा करते हैं और आपका प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो ये कॉम्प्लीमेंट अलग है, लेकिन यहाँ पर अलग है क्योंकि कॉम्प्लीमेंट बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ता है। बाकी जो 5 फैक्टर्स थे वो नेगेटिव थे, उनके बढ़ने से प्रॉफिट घट रहा था। कॉम्प्लीमेंट थोड़ा अलग है, कॉम्प्लीमेंट बढ़ता है तो प्रॉफिट बढ़ता है। समझ में आई? डन। वी आर डन विथ 5 फोटोज मॉडल। इम्प्लीमेंटेशन से शायद ही क्वेश्चन आए, बट देखना चाहिए, सेम ही है, कुछ नया नहीं है इसमें। मैं एक बार रीड करूंगी, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। मेन जो अभी अपन ने पढ़ा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैंने मार्क कराया था, कहां से मार्क कराया था? यहाँ पोर्टर्स 5 फोर्सेस से लेके यहाँ तक पूरा अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए, और इसको आपको आज के आज ही रिवाइज करना है, कल की क्लास से पहले। नहीं रिवाइज करोगे, मैं सच बता रही हूँ, मैंने जो जो एग्जाम्पल्स दिए ना क्लास में, वो आप भूल जाओगे, नहीं याद रहेगा, कल तक परसों तक नहीं याद रहेगा। तो आपको कल की क्लास से पहले एनी हाउ बाकी सारा रिवाइज करने में टाइम नहीं लगेगा। ये पोर्टर वाला थोड़ा आराम से रिवाइज करना, पोर्टर वाला थोड़ा आराम से, भले 5-10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, लेकिन इसको आराम से रिवाइज करना, अच्छे से समझ समझ के। जैसे मैंने क्लास में एग्जाम्पल के साथ पढ़ाया है, वैसे एग्जाम्पल के साथ समझ समझ के रिवाइज करना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ लिया पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल। अब हम इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे समझ तो लिया। अच्छा ठीक है, ये देखेंगे, ये देखेंगे, बार्गेनिंग पावर देखेंगे, कॉम्पिटिटर राइवलरी देखेंगे, लेकिन हम कैसे देखेंगे, इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, उसके लिए हमें इंफॉर्मेशन चाहिए ना। आप एक बात बताओ, अगर आप अपने कॉम्पिटिटर्स का मार्केट देखना चाहते हो, एनालिसिस करनी पड़ेगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी पड़ेगी कि अमेजन क्या करता है। आपको मान के चलो ई कॉमर्स वेबसाइट लानी है, तो आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है? फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, बहुत सारे हो गए, हाँ, स्नैपडील हो गया। तो आपको उनकी प्रॉफिटेबिलिटी, उनका मार्केट देखना पड़ेगा ना, तभी तो आप एनालाइज कर पाओगे ना। तो रिसर्च बहुत ज्यादा नहीं लगेगी इसमें,
कॉम्पिटिटर्स के बारे में पता करना पड़ेगा, सप्लायर्स के बारे में पता करना पड़ेगा, कस्टमर्स के बारे में पता करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें पता करनी पड़ेंगी। तो रिसर्च बहुत लगेगी, रिसर्च बहुत लगेगी। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एनालाइज करने के लिए इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन होगी नहीं कॉम्पिटिटर्स के बारे में, कस्टमर्स के बारे में, तो ये डेटा इकट्ठा कैसे करोगे, एनालाइज कैसे करोगे। तो ये मॉडल इंप्लीमेंट करने के लिए, पोर्टर का मॉडल इंप्लीमेंट करने के लिए व्हाट आर स्टेप्स। स्टेप 1, गैदर इंफॉर्मेशन ऑन ईच ऑफ 5 फोर्सेस। पांचों के पांचों फोर्सेस में आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। समझ में आया? अब आ गई इंफॉर्मेशन, अब क्या करोगे हवन, उसको एनालाइज करोगे, एक एक करके आप टेबल बनाओगे, राइवलरी ऑफ कॉम्पिटिटर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर, एक एक करके एनालाइज करोगे, देखोगे कितना स्ट्रॉन्ग है हमारे सप्लायर्स का बार्गेनिंग पावर, कितना स्ट्रॉन्ग है हमारे कस्टमर्स का बार्गेनिंग पावर, कितना स्ट्रॉन्ग है हमारे कॉम्पिटिटर्स कितने स्ट्रॉन्ग है। ये सारी चीजों को आप एनालाइज करोगे, पहले इंफॉर्मेशन लोगे, इंफॉर्मेशन के बाद आप एनालाइज करोगे और उसको डायग्राम बना के डिस्प्ले करोगे। नॉर्मली हम लोग ऐसा डायग्राम बनाते हैं, ऐसा, ऐसा और ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला 1 2 3 4 और 5 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। डायग्राम बना के रिप्रेजेंट करते हैं, डायग्राम बना के रिप्रेजेंट करते हैं। अब डायग्राम बना लिया, अब हम एनालाइज कर लिए कि कितना 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 बायर्स का बार्गेनिंग है, कितना सप्लायर्स का बार्गेनिंग है, कितना कॉम्पिटिटर्स का राइवलरी है। उसके बेसिस पे हमने डिसाइड कर लिया कि कंपटीशन ज्यादा है कि कम, उसके बेसिस पे हमने डिसाइड कर लिया कि प्रॉफिटेबिलिटी कितनी होगी, और फिर उस हिसाब से हम बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करते हैं। तो हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे थे स्ट्रैटेजी बनाते कैसे, स्ट्रैटेजी प्लानिंग पढ़ रहे थे ना टॉपिक, स्ट्रैटेजी प्लानिंग यानी स्ट्रैटेजी को बनाया कैसे जाता है। तो उसके लिए पोर्टर भैया ने बोला कि इसको यूज करके बनाओ, अच्छे से बनेगी स्ट्रैटेजी। तो पोर्टर भैया ने क्या बोला, पोर्टर के 5 फोर्सेस एनालाइज करो, उसके लिए आप इंफॉर्मेशन गैदर करो, फिर ये 5 फोर्सेस को एनालाइज करो कि क्या रिजल्ट रहा, क्या ज्यादा है क्या कम है, डायग्राम में रिप्रेजेंट करो। एनालाइज कर लिया, आपको पता चल गया कि कॉम्पिटिटिवनेस कितना है, प्रॉफिटेबिलिटी कितना होगा, और अब जो आप स्ट्रैटेजी बनाओगे ना, बहुत बेहतरीन स्ट्रैटेजी बनेगी, ठीक है। समझ में आया? तो यहाँ पर वही है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, इंफॉर्मेशन गैदर करना है। अब इंफॉर्मेशन क्या क्या इंफॉर्मेशन गैदर करोगे, कोई नया पॉइंट नहीं है, कोई नया पॉइंट नहीं है। मैं बताऊं यहाँ कौन कौन से पॉइंट है जो यहाँ पर पढ़े हैं ना, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर जो पॉइंट्स पढ़े हैं ना, डिटो सेम है, डिटो सेम है कि आपको इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। तो भैया एनालाइज करने के लिए क्या इंफॉर्मेशन गैदर करोगे, आप ये इंफॉर्मेशन गैदर करोगे कि क्या स्मॉल कैपिटल लगेगा कि ज्यादा, एग्जिस्टिंग कंपनीज का डोमिनेंट पोजीशन है कि नहीं, उनका पेटेंट है कि नहीं। आप ये एनालाइज करोगे कि बायर्स हाई वॉल्यूम में खरीदते हैं क्या, नंबर ऑफ बायर ज्यादा है कि कम है, बैकवर्ड इंटीग्रेट का थ्रेट है कि नहीं है, क्लोज सब्स्टिट्यूट है कि नहीं है, प्राइस सेंसिटिव है कि नहीं है, समझ रहे हो। तो यही सारी इंफॉर्मेशन गैदर करोगे ना, तो इसमें कुछ भी नया नहीं है। यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो, यहां से लेके यहां तक सेम एज अबव, ठीक है। तो आप ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगी, कौन कौन से थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री के सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, सप्लायर बार्गेनिंग पावर और सप्लायर के सारे इंफॉर्मेशन इकट्ठे करोगे, बायर के बार्गेनिंग पावर के इंफॉर्मेशन इकट्ठे करोगे, थ्रेट और सब्स्टिट्यूट के इंफॉर्मेशन इकट्ठे करोगे, राइवलरी अमॉन्ग कस्टमर कॉम्पिटिटर्स के इंफॉर्मेशन इकट्ठे करोगे। समझ में आया? अब उसको एनालाइज करोगे, बहुत ही इजी सी बात है, आपने गैदर कर लिया, अब उसको आप एनालाइज करोगे और डिटरमाइन करोगे कि सारे फोर्सेस स्ट्रांग है कि वीक है। हमने पढ़ा ना, सारे इंफॉर्मेशन को इंडिविजुअली देखेंगे, क्योंकि ये फोर्सेस जितने स्ट्रांग होते हैं हमारा प्रॉफिट उतना कम होता है। एक एक अलग अलग एनालाइज करेंगे कि बायर का बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग है कि वीक है, सप्लायर का बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग है कि वीक है, कॉम्पिटिटर ज्यादा स्ट्रांग है कि वीक है। तो हम एक एक को एनालाइज करेंगे और डिटरमाइन करेंगे कि ये हर फोर्स हमारी इंडस्ट्री को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं। For example, if there are many companies of equal size operating in the slow growth industries, it means that rivalry बहुत ज्यादा है। अगर मान के चलो बहुत सारी कंपनीज है, बहुत कॉम्पिटिटर्स हैं और ग्रोथ भी स्लो है, मतलब बायर्स कम है और कॉम्पिटिटर्स ज्यादा है, तो उस केस में राइवलरी बहुत स्ट्रांग होगी। ये आपने एनालाइज किया कि स्ट्रांग है कि वीक है कि मीडियम है, ठीक है। ये हो गया आपके लिए एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल अच्छा है आपके लिए समझने के लिए। उसके बाद आपका हो जाएगा, remember that these 5 forces affect different industries differently, so you don't use obviously ये हर किसी के लिए अलग अलग होगा। आप अगर फोन का बिजनेस डालोगे तो ये अलग होगा क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर्स अलग होंगे। आप अगर बॉटल का बिजनेस डालोगे तो आपके लिए अलग होगा क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर्स, पूरा एनवायरनमेंट मार्केट ही अलग होगा। तो आप कभी भी एक इंडस्ट्री का जो रिजल्ट आएगा, ये नहीं कि दूसरे इंडस्ट्री में सेम अप्लाई कर दिए,
हर किसी का अलग अलग सिचुएशन होगा और ये हर किसी का अलग अलग आंसर आएगा। तो ये आपने एनालाइज कर लिया, एनालाइज करके डायग्राम बना लिया। अब आप क्या करो, स्ट्रेटेजी बना लो इस बेसिस पे। एट दिस स्टेज मैनेजर शुड फॉर्मुलेट, अब हम क्या करेंगे, अब हम फॉर्मुलेट करेंगे क्या, फॉर्म की स्ट्रेटेजी यूजिंग द रिजल्ट ऑफ द एनालिसिस। फॉर एग्जाम्पल, इफ इट इज हार्ड टू अचीव इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, द कंपनी शुड प्रिज्यूम कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी। इसका मतलब है कि मान के चलो पोर्टर्स की एनालिसिस करके हमें ये पता चला कि इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल अचीव करना बहुत हार्ड है। मतलब इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल किस में पढ़े थे, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री में। तो हाँ, हाँ, तो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल अगर कम रहेगा तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रीज बहुत ज्यादा होंगी, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रीज बहुत ज्यादा होंगी। तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस ज्यादा होंगे तो कोई भी बंदा आ सकता है। तो हम अगर कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी अपनाएं, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी हम आगे जाके पढ़ेंगे। बेसिकली एक ऐसी स्ट्रैटेजी होती है जिसमें हम एकदम सस्ते में बेचते हैं। सारे कॉम्पिटिटर, कोई 10 रुपए में बेचे, कोई 9 रुपए में बेचे, कोई 8 रुपए में बेच रहा है, तो हम सस्ते सस्ते में हम 7 रुपए में बेचेंगे। दैट इज कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। उसके बाद हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। इफ योर करंट मार्केट ग्रोथ इज स्लो बट द मार्केट इज सैचुरेटेड। प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज मतलब आपकी जो मार्केट है ना वो फिक्स्ड है। कुछ लोग हैं जो आपसे ही खरीदते हैं, लेकिन ग्रोथ नहीं होता, मतलब ज्यादा कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं। तो उन्हीं कस्टमर को और कौन सा प्रोडक्ट दिया जा सकता है, तो उसके लिए आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो। ये सारी स्ट्रैटेजी हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 में। कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी, ये जस्ट यहाँ एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है कि आप स्ट्रैटेजी कैसे बनाओगे। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी हम 4 चैप्टर में भी पढ़ेंगे। Although Porter's 5 forces are valuable tool to analyze industry structure, it has its limitation, इसके कुछ limitations भी हैं अपने, and requires supplementary analysis to be done such as SWOT pest analysis। सिर्फ ये करने से काम नहीं चलता है, इसके साथ बहुत सारे अदर एनालिसिस भी करने पड़ते हैं जो हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। और इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं कि एक्सपर्ट्स लोग लगते हैं, रिसर्च करना पड़ता है, बहुत पैसा और टाइम लग जाता है। सो दिस इज द स्टेप्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल। जैसे अगर हम ऑटोमेटिव इंडस्ट्री की बात करें, ऑटोमेटिव यानी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल यानी गाड़ी वाड़ी बनाते हैं जो। अगर हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें, आपको नया ब्रांड लॉन्च करना है, जैसे अभी किया बहुत चल रही है, ठीक है, किया बहुत चल रही है। और जैसे अब मान के चलो मुझे एक नया ब्रांड बनाना है गाड़ी का, तो मैं ऐसी ऐसी ले आऊंगी क्या, बस मन किया चलो गाड़ी का नया ब्रांड चालू करते हैं, गाड़ी की नई कंपनी। रिसर्च करना पड़ेगा, ये पूरा करना पड़ेगा, कॉम्पिटिटर्स का थ्रेट एनालिसिस। हाँ, तो हम ये पॉटर्स का 5 फोर्सेस अपनाएंगे। तो हम देखेंगे थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस है क्या, कम है बहुत, क्योंकि गाड़ी का शोरूम डालना बहुत हाई कैपिटल लगता है एक तो वो। तो इस चीज में हम पॉजिटिव हैं। क्यों, क्योंकि अगर हम गाड़ी का बिजनेस डालेंगे तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस बहुत कम होगा, तो वी आर पॉजिटिव है। ये सिर्फ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात चल रही है ना। अगर हम सप्लायर का पावर देखें तो ऐसा किसी एक सप्लायर का आप जो गाड़ी के पार्ट्स खरीदते हो वो बहुत लोग मिल जाएंगे सप्लाई करने वाले। स्टेयरिंग खरीदना है, वो मेटल खरीदना है, वो उसमें कोई ऐसा सप्लायर का पावर है नहीं। तो इसमें भी हम पॉजिटिव हैं। अगर हम थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट की बात करें तो ऐसा कोई सब्सटीट्यूट है नहीं। कार का सब्सटीट्यूट क्या ही होगा, ऑटो में तो जाएंगे नहीं लोग, ठीक है, जिसको कार चाहिए वो तो लेंगे ही। तो ऐसे थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट भी नहीं है, तो इसमें हम पॉजिटिव हैं। लेकिन अगर हम बायर्स की बात करें तो यहाँ बायर्स बहुत सेंसिटिव होते हैं। वो तुरंत ह्यूंडई से स्विफ्ट में, नहीं ह्यूंडई से महिंद्रा और ये और ब्रांड्स बताओ, टाटा में शिफ्ट कर सकता है, टाटा का स्विफ्ट डिजायर में शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो बायर, यहाँ पर बायर का पावर है, बायर का पावर है, तो यहाँ हम थोड़े से नेगेटिव हैं। और अगर हम कॉम्पिटिटिव राइवलरी की बात करें तो बहुत कंपटीशन है, हर तरह की गाड़ी आती है, हर तरह एसयूवी देख लो, कंफर्टेबल गाड़ी, सस्ती गाड़ी, लग्जरी गाड़ी, सब जगह कंपटीशन है। तो इसमें भी हम नेगेटिव हैं, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है। तो ये एक एग्जाम्पल दी आपको समझाने के लिए कि आपको अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एंटर करना है, नया गाड़ी का ब्रांड लाना है, तो आप इसको एनालाइज करोगे, ये पोर्टर के 5 फोर्सेस को एनालाइज करोगे और अकॉर्डिंगली आप डिसीजन लोगे। समझ में आया क्या? विद दिस वी आर डन विद दिस चैप्टर। ये पिज्जा हट की केस स्टडी है, ये इससे क्वेश्चन नहीं आता है, नहीं आता है क्वेश्चन, बस समझने के लिए है। तो आप एक बार रीड ले सकते हो जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। इंस्टीट्यूट बहुत ही ज्यादा अगर गुस्से में होगी, बदला लेना होगा आप लोगों से,
तो हो सकता है एक क्वेश्चन इससे डाल दे, नहीं तो यूजुअली नहीं आता है। मतलब मैंने पूरे 5-6 अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर देखे हैं, हर 5 एक भी अटेम्प्ट में केस लॉ से क्वेश्चन नहीं आए हैं। लेकिन आप अपनी मन की संतुष्टि के लिए एक बार रीड ले सकते हो पिज़्ज़ा हट की केस स्टडी। एंड विद दिस वी आर डन विद दिस चैप्टर। ये जो ग्लॉसरी है इसको एक बार रीड ले लेना, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ डाउट होगा तो मेरे से पूछ लेना। विद दिस वी आर डन विद दिस चैप्टर। बोलो राधे राधे। फाइनली वी डिड इट। जब मुझे कोई टॉपिक अच्छा लगता है और समझ में, कोई डिफिकल्ट टॉपिक है, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन मैं पढ़ी हुई उस टॉपिक के पीछे और समझ में आ गया, तो इतना अच्छा लगता है ना, तो मैं ये इमोजी बना देती हूँ, या तो ऐसा ऐसा स्माइली इमोजी बना देती हूँ और ये हार्ट वाला इमोजी बना देती हूँ। सो इट फील्स गुड, इट फील्स गुड। आपको जो टॉपिक अच्छा लगता है, समझ में आ जाता है ना, तो उसकी बाजू में स्माइली बना दिया करो। हाँ, इट गिव्स यू पॉजिटिव एनर्जी। समझ में आया क्या सब कुछ? बस पोर्टर वाला थोड़ा टेक्निकल था, थोड़ा टेक्निकल था, लेकिन अगर एक दो बार इसको रिवाइज कर लेंगे ना तो टेक्निकल नहीं लगेगा, और बाकी सारा तो एकदम चिंदी था। ठीक है, तो वी आर डन विथ 2 चैप्टर्स, कॉन्ग्रेचुलेशन। ऐसे बहुत फास्ट तो नहीं जा रहे ना अपन? स्पीड ठीक है, स्लो करने बोलोगे तो अपन स्लो हो जाएंगे, फास्ट करने बोलोगे तो और फास्ट भी हो सकते हैं, बट आई गेस इट्स फाइन। इतना ठीक है ना? जा रहा है ना दिमाग के अंदर चीजें? ओके, परफेक्ट, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है? रिवाइज करके आना है। बाकी सारा तो अपन बहुत बार रिवाइज कर चुके। एक बार पोर्टर रिवाइज करना है कि कर लोगे? अभी हो गया, ठीक है। तो कल एक बार अपन रिवाइज कर लेंगे। आप लोग को मैंने पीडीएफ भेजा है, आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करना ना। मैं दे एक सेकेंड को दे देती हूँ। आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करना, मैं आपको एमसीक्यू पीडीएफ दे दूंगी और आपको इस चैप्टर के नोट्स दे दूंगी, चैप्टर 2 के। ठीक है, तो आप इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना। मेरा ये हाईलाइटेड वाला भी भेज दूंगी, इसको देख के आप अपने बुक में हाईलाइटिंग कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। और आपको आज के आज चैप्टर 2 पूरा रिवाइज करना है। नहीं लगेगा ज्यादा टाइम, पता है ऐसे लग रहा है हाय रब्बा पूरा चैप्टर एक दिन में कैसे रिवाइज करेंगे, बट ट्रस्ट मी, टाइमर लगा के करना, टाइमर लगा के करना, हो जाएगा। सीरियस होके करोगे ना बिना टाइम वेस्ट किए तो इफेक्टिवली आधे घंटे में या पौन घंटे में हो जाएगा। रीड लेके भी करोगे ना एक एक लाइन तो भी पौन घंटे में हो जाएगा, बट टाइमर लगा के सीरियस होके करना। आज की आज आपको चैप्टर 2 रिवाइज करना है, वरना मैं चैप्टर 3 चालू नहीं करूंगी। क्वेश्चन पूछूंगी आपसे तभी, और एमसीक्यू ट्राई करना जितना सॉल्व हो पाए, वो भी टाइमर लगा के करना, आधे घंटे का टाइमर लगा के करना। ठीक है, तो जल्दी हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। आधा घंटा तो हम इंस्टाग्राम में वेस्ट कर देते हैं। एमसीक्यू स्कैनर का भी सॉल्व करना, ठीक है, चैप्टर 1 और 2 दोनों का। और ये जो मैंने भेजा है एमसीक्यू के जो डाउट है ना वो मेरे को व्हाट्सअप कर देना। मैम क्वेश्चन नंबर बता देना, मैम इस क्वेश्चन नंबर में डाउट है, तो मैं वो आपको बता दूंगी। ठीक है, क्योंकि क्लास में तो आपको क्वेश्चन में, हाँ हाँ डाउट हो गया, हाँ 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 हाँ। तो अगर ऐसा कोई टॉपिक होता है ना जो आपको बहुत डिफिकल्ट लगता है या नहीं हो पाता है, तो उसको उसको आप हाईलाइट कर लिया करो कि ये क्वेश्चन मेरे को डिफिकल्ट लग रहा है, ये मैं एग्जाम के एक दिन पहले देख के जाऊंगा। समझ रहे हो? वो चीज आप करना। और जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है ना, क्वेश्चन या आंसर, उसका मेरे को नंबर्स भेज देना या स्क्रीन फोटो खींच के भेजना, मैम ये वाला क्वेश्चन बता दो, तो मैं आपको उसका ऑडियो रिकॉर्ड करके या वीडियो रिकॉर्ड करके बता दूंगी। ठीक है, एमसीक्यू क्लास में लेना, मैं 2 दिन से सोचू एमसीक्यू कराऊंगी कराऊंगी क्लास में, लेकिन चैप्टर कंप्लीट करने में इतना टाइम लग जा रहा है कि एमसीक्यू हम उठा नहीं पा रहे हैं। तो एमसीक्यू अपन अलग से कर लेंगे। ठीक है, या तो ऑनलाइन कर लेंगे या तो कभी जूम क्लास कर लेंगे बाद में एमसीक्यू करने के लिए, या फिर आप हाथ की हाथ करते जाओ। मैं तो बोल रही हूँ बात के लिए मत छोड़ो, छूट जाएगा वो। चैप्टर 2 तो आप भी कर लेना और हाथ की हाथ एमसीक्यू करते जाओ। चैप्टर 2 हो गया, चैप्टर 2 के एमसीक्यू कर लो, और जो डाउट होगा ना मेरे को हाथ की हाथ फोटो खींच के भेज दो। मैं तुरंत जैसे ही आपका मैसेज देखूंगी मैं आपको डाउट बता दूंगी। ठीक है, कोई भी डाउट आए मेरे को तुरंत व्हाट्सअप कर देना, मैं जब भी फ्री होंगी उसका उस डाउट का मैं आपको आंसर बता दूंगी। बट हाथ के हाथ ना पूरा नक्की करते जाओ अपनी तरफ से, सेल्फ स्टडी करके। तो कल रिवाइज करके आओगे चैप्टर 2? पक्का नहीं है तो
फ्लाइंग सैनिटाइजर मिलेगा। ठीक है, रिवाइज करके आना और उन दोनों को बोल देना ना पढ़ लेंगे चैप्टर 2। खैर चैप्टर 2 और चैप्टर 3 ज्यादा लिंक नहीं है, तो चैप्टर 3 में दिक्कत नहीं होगा वैसे। चलो फिर आज की क्लास एंड करते हैं। मस्ट रिवाइज एंड कम टुमारो और सॉल्व एमसीक्यू। टेक केयर, बाय बाय।